तो लेकिन यहाँ मैंने देखा है कई बच्चों को ना, जैसे उनको भर्ती के लिए पुलिस में या किसी में, तो खाली पैर ही दौड़ते रहते हैं। नहीं, खाली क्या वो ऐसा सही है? मैं बेसिक चीजें जूते का नाम बताता हूँ। एडिडास का बोस्टन 12 आता है, एडिडास कंपनी का बोस्टन 12 गुड रनिंग शूज। इससे आप टेम्पो कर सकते हैं, इंटरवल्स कर सकते हैं। एंकल और मसल पे जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है, नी पे। तो ये सब आपको कैसे करना है, एक अच्छा जूता होना चाहिए। आप गर्मियों में गिर रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, उसका एक रीजन है। आपने भारत का झंडा जो है ना कतर में भी लहरा दिया। जी। तो वर्किंग इन एन एयरलाइन कंपनी, आई गेट फ्री टिकट्स अराउंड द वर्ल्ड, अनलिमिटेड। नॉट ओनली इन माय एयरलाइन, I can fly in any airline free of cost. ये तो सही है, क्योंकि इनका कोड, हाँ, ये कोड शेयर होती है हमारी एयरलाइन टू एयरलाइन की। अभी जैसे इंडिया की एयर इंडिया है, एयर इंडिया के स्टाफ भी कतर एयरवेज में फ्री टिकट मिलता है उनको, और हमारे कतर एयरवेज के स्टाफ को भी एयर इंडिया मिलेगा। अगर यूके गया तो ब्रिटिश एयरवेज में भी मुझे फ्री टिकट मिले, ब्रिटिश एयरवेज के स्टाफ को हमारे एयरलाइन में। अच्छा, ये कोड शेयर होता है सारे एयरलाइंस में। ओके, ये तो आपने राज की बात बताई। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और अगर हार जाओ तो कई अपने पीछे छोड़ जाते हैं। ये तो हुई दौड़ की बात, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो दौड़ को ही अपने जीवन जीने का एक तरीका बना लेते हैं। ये तो हुई जिंदगी के दौड़ की बात, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दौड़ने को ही अपने जीवन के जीने के जरिए में शामिल कर लेते हैं। कुछ शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स होते हैं, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं। चाहे जिस भी जॉब में हो, लेकिन दौड़ने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। और हमारे बीच जो आज मेहमान आने वाले हैं, वो पेशे से तो एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं, किंतु उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपनी नाम दर्ज करवा लिया है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान श्री आशुतोष प्रकाश जी का हमारे शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी हमारे शो में। आप इतने सारे रिकॉर्ड होल्डर हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं आपके नाम, तो आपके साथ बैठ के एक्चुअली मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपको कैसा फील हो रहा है हमारे यहाँ? मुझे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं आपके सारे दर्शकों और ऑडियंस को बहुत सारे मैसेज देने वाला हूँ थ्रू आउट द इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को रूबरू करवा दीजिए। आप कहाँ से हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मेरा नाम आशुतोष प्रकाश है, और मैं गया के टिल्हा धर्मशाला एरिया के रहने वाला हूँ। अच्छा। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रहा था, क्योंकि अपना माहौल ही वैसा था फ्रेंड्स लोगों के साथ में। और मैं गया के जिला स्कूल से पढ़ाई किया हूँ, हाई स्कूल तक। मैंने 12th उड़ीसा से किया है, और इसके बाद ग्रेजुएशन भी करा था मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स, बट कहीं ना कहीं एक अच्छा करने की चाहत में फिर मैंने इंजीनियरिंग की तरफ ट्राई किया, और मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोलकाता में एडमिशन लिया। और मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की है कोलकाता से। और मेरे फैमिली में माँ है और 3 भाई हैं हम लोग टोटल, और 3 बहन हैं। तो मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटा हूँ। अभी घर पे माँ रहती हैं जी, और बस मैं और माँ, हमारी छोटी सी फैमिली अभी। और मतलब शादी हो चुकी है आपकी? मेरी शादी हो चुकी है। मेरी वाइफ इंडियन नहीं है। अच्छा। शी इज यूक्रेनियन उज़्बेक। और एक बेटा है। तो वो कहाँ मिल गई आपको? लेकिन ये सब ये लोग मिले थे मुझे कतर में। मैं अपनी वाइफ को कतर में मिला था, और वहीं से हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ। वहाँ से लव स्टोरी स्टार्ट हुई। वी गॉट मैरिड, एक बेबी हुआ। बेटा है हमारा, अभी 12 साल का बेटा है। अच्छा। और वो अभी वो लोग दोनों कतर में थे मेरे साथ 2022 तक। अभी बेटे की पढ़ाई के लिए मैंने उनको कनाडा शिफ्ट किया हुआ, टोरंटो में रहते हैं। तो जैसे आपने कलकत्ता से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, तो कलकत्ता में किस यूनिवर्सिटी से? ये एक्चुअली ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की एक कॉलेज है, SC मोइत्रा एयर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हमारे जो फाउंडर थे वो फर्स्ट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किए हुए थे उन्होंने, तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था स्कूल
कोलकाता एयरपोर्ट के सामने ही है। अच्छा। यस, तो वहीं से मैंने किया था, और ये अंडर डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन। यस, so यहीं से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। तो वाइफ भी आपकी वर्किंग है? अब मेरी वाइफ टीचर है, टीचर है। किंडरगार्टन टीचर है। अच्छा, किंडरगार्टन टीचर, वही कनाडा में है? कनाडा में है। तो इज इट अ प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब? वाइफ की वो गवर्नमेंट जॉब ही है। गवर्नमेंट जॉब है। बेसिकली टीचर्स दे आर ऑल अंडर मिनिस्ट्री Okay. इन टोरंटो। तो बच्चों को पढ़ाना, उनका बच्चों की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है पढ़ाई टीचिंग में, तो एंड शी इज गुड एट इट। ओके। अच्छा करती हैं वो पढ़ाई ठीक है। बच्चों में। तो जैसे आप हमें बताएंगे कि आप कतर कैसे पहुंचे? आपका जो गया से कतर तक का जो सफर था, डायरेक्ट पहले वहां गए या कहीं और भी जॉब किया आपने? हाँ, अभी जैसे अभी हमारे बिहार के माहौल को अगर मैं बताऊं तो जब मैं पढ़ाई करता था तो उस समय हमारे पास बिहार के लोगों के पास, बच्चों के पास आगे बढ़ने का एक ही जरिया था, वो था पढ़ाई लिखाई और किसी गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व हो जाना और स्टैब्लिश हो जाना। कहीं ना कहीं वो चीज है, वो अभी भी है बिहार में। हाँ, अभी भी वो और बिहार के बहुत सारे, अगर मैं इस पॉडकास्ट पे बोलूं, बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा फीलिंग होता है, वो दिल्ली में भी रहेंगे तो नहीं बताएंगे कि मैं बिहार से हूँ। वो अंदर एक फीलिंग है, बट मैं प्राउडली बोलता हूँ, अगर इंडिया से बाहर मैं रह रहा हूँ, अभी कतर में रह रहा हूँ, मैं प्राउडली बोलता हूँ बिकॉज मैं इंडिया से हूँ पहले, आई एम एन इंडियन नेशनल। उसके बाद अगर कोई पूछते कहाँ से है तो मैं बिहार से। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ बिहारी। कहते में एक बिहारी 100 पे भारी। तो मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता कि आप कहाँ से हो, आपका काम आपका काम बोलता है, आपका काम बोलता है। आप अलग अलग, इनफैक्ट बिहारी हर फील्ड में है, हर फील्ड में, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, हाँ, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो जितने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं बिहार से निकलते हैं, और जितने आईआईटीएंस हैं, आप समझिए बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था उस समय, तो आईआईटी नहीं कर पाया, एक कहीं ना कहीं तो रह गया वो चीज। पर आप मैथ्स ऑनर्स किया? मैथ्स ऑनर्स हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने वो बीच में छोड़ दिया था, टू बी ऑनेस्ट। मैं बीच में, अभी आपको बता दे रहा हूँ, मैंने सेकेंड ईयर में छोड़ दिया बिकॉज मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, मुझे इंजीनियर बनना था। तो इंजीनियरिंग करनी थी इसलिए? हाँ, तो उस चीज को मैंने ब्रेक किया कि बिहारी होना, बहुत सारी चीजें होती थी, तो उस चीज को मैंने ब्रेक किया। मैं आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम प्राउडली सेइंग दैट आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम डूइंग बेटर देन एनीबॉडी एल्स। ठीक है, एक ये चीज मेरे अंदर प्राउड है। और दूसरा है कि गया से कतर तक की सफर काफी डिफिकल्टी थी, बहुत सारी चीजें थी। पापा प्राइवेट जॉब में थे, सैलरी उतनी नहीं होती थी उस टाइम पे, बैक इन 1990s, यू नो, जबकि किसी को इंजीनियरिंग सपोर्ट करना है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो हमेशा से ट्राई करते रहा। मैं साथ में ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चों को, अपने पॉकेट मनी के लिए। फिर जब मैं 12th में उड़ीसा में पढ़ाई करता था, तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी मैं अपना पॉकेट मनी निकालता था, पापा सपोर्ट करते थे। कॉलेज फ्री था, तो कॉलेज वाज गवर्नमेंट कॉलेज, राजगांगपुर करके एक जगह है राउरकेला के पास, तो वहाँ पे पढ़ाई किया मैं। फिर वहाँ से भी मैंने इंजीनियरिंग के लिए कोलकाता गया, कोलकाता में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई। फिर आफ्टर माय कोर्स आई वेंट टू अप्रेंटिसशिप, एक हेलीकॉप्टर कंपनी में मैंने 1 साल काम किया एज एन अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस में आपकी ट्रेनिंग रहती है, आपको टच नहीं करने देते एयरक्राफ्ट्स को, वो सीखना है कैसे देखना है, टूल्स कैसे पकड़ना है, एयरक्राफ्ट पे कैसे मेंटेन करना है चीज़ों को, मैनुअल कैसे पढ़ना है। एविएशन में कोई भी चीज़, मैं एविएशन में हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि एविएशन में कोई भी चीज़ बाय मेमोरी नहीं होता है, यू हैव टू डू इट बाय एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल। हाँ, तो अगर एक चीज, एक स्क्रू या नट को भी टाइट करना, तो उसका वैल्यू भी मैनुअल में दिया हुआ है, अपने हाथ से ऐसे टाइट नहीं कर देना है। तो अगर बहुत सारे लोग के मन में रहता हुआ कि कैसे एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता है और कैसे चल रहा है, तो हर चीज रिकॉर्डेड है, हर चीज कंट्रोल्ड है। और तो वो मुझे अप्रेंटिसशिप के दौरान सीखने के लिए मिला। तो अप्रेंटिसशिप बेसिकली इंटर्नशिप हुई आप लोगों की? इंटर्नशिप हमारे लैंग्वेज में अप्रेंटिसशिप हो। हाँ, तो वो 1 साल का मैंने किया हेलीकॉप्टर्स में, और उसके बाद मैं जेट एयरवेज ज्वाइन किया। आई वाज इन जेट एयरवेज ऑलमोस्ट 5 years। तो ये कहाँ पे थे आप? ये मैं मुंबई सहार एयरपोर्ट पे था। अच्छा। मेन एयरपोर्ट पे।
तो मैंने मुंबई के दोनों, मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं ही एक इकलौता हूँ जो दोनों एयरपोर्ट पे काम किया, मुंबई के जुहू एयरपोर्ट पे भी, जो एविएशन का प्राइवेट जेट का बेस है, हेलीकॉप्टर का बेस है, पवन हंस लिमिटेड हुआ करती थी वहाँ पे। हाँ हाँ होती थी। और इंडियन ऑयल का है, या फिर GVHL ग्लोबल वेक्ट्रा जिसमें मैं काम करता हूँ, उनका भी बेस वहाँ पे। तो बहुत सारे हैंगर्स हैं और सारे एयरक्राफ्ट उधर लगे रहते हैं। रिग पे जाना, ऑयल रिग पे जाना, हेलीकॉप्टर यूज करते हैं लोग। कोई पॉलिटिशियन जा रहे हैं कहीं पे रैली के लिए या सर्वे के लिए, तो वो हेलीकॉप्टर यूज करते हैं। अच्छा। तो वो उन हेलीकॉप्टर्स को उस समय हमारी कंपनी मेंटेन करती थी। आई वॉज अप्रेंटिस, तो मैं सीख रहा था चीज़ों को। तो ये 2005 की बात है। अच्छा। 2006 एंड तक मैंने जेट एयरवेज ज्वाइन कर लिया था। जेट एयरवेज में काम करने के दौरान मैं एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन था, और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिली। वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट जो लंदन, US, सैन फ्रांसिस्को जाती थी, उन सब एयरक्राफ्ट पे काम करने के लिए मिला मुझे मौका। एक्सपीरियंस होते गया। वी वर ट्राइंग फॉर बेस्ट कि और भी कुछ अच्छा करना है। तो मिडिल ईस्टर्न कंपनीज में एक एमिरेट्स एयरलाइन है, एक कतार एयरवेज है, एक इतिहाद एयरवेज है, जो एक अच्छा सैलरी पैकेज देती है, बेनिफिट्स अच्छा है। तो वी वर ट्राइंग, और आई वॉज इन टू कतर एयरवेज बैक इन 2011। तो 2011 में मैंने कतर एयरवेज ज्वाइन किया एज एन एयरक्राफ्ट मैकेनिक अगेन। तो डेवलपमेंट स्लोली होता है, कभी भी सक्सेस है ना वो अचानक से नहीं मिलता है। यू हैव टू कीप वर्किंग, यू हैव टू कीप मोल्डिंग। किसी भी चीज को बनाते रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, ट्रेनिंग करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से लोग आपको पहचान लेंगे, अचानक से। हर चीज के पीछे एक स्टोरी है जी। तो मेरी स्टोरी भी ऐसे ही, यहाँ से फिर मैं वहाँ गया, और 2011 के आसपास में कतर स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहे थे ये लोग। इनका डेवलपमेंट था कि, और ये लोग फीफा के होस्ट कंट्री थी 2022 की। 2022। तो उनका डेवलपमेंट 10 साल पहले से ही स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से मेरी जर्नी गया से कतर तक एज एन एयरक्राफ्ट मैकेनिक गई। अभी मैं करेंटली एयरक्राफ्ट लाइसेंस एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ। ओके। सो आई एम द पर्सन हु चेक्स इन एयरक्राफ्ट की ये फिट फॉर फ्लाई है। अच्छा। वी साइन, देन पायलट एक्सेप्ट्स, एयरक्राफ्ट डिपार्ट्स, ऐसे। ये हर कंट्री में होता है। और जैसे आवर्स ऑफ ड्यूटी कितनी होती है आपकी? मेरा 12 आवर्स का शिफ्ट है, और 4 days ऑन 4 days ऑफ। अच्छा, 4 days on 4 days off ऐसे करके। हाँ, 2 nights to 2 day 2 nights 4 days off. Okay. In off days sometime you have to go flight duty, sometime you have to go overtime. They will call you up. अगर कुछ शॉर्टेज है मैन पावर का तो they'll definitely call you. मतलब it's not that easy जितना It's not that easy. फैसिनेट करता है वैसा नहीं है। नहीं, हर जॉब में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। It looks lucrative but it is not. It is not. ओके अगर आप देखेंगे तो कैबिन क्रू लगते हैं फैंसी है, फ्लाइट में जा रहे हैं, बट देयर इज अनदर लेवल ऑफ ट्रॉमा देयर, अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस देयर। हम लोग बोलते हैं डर्टी डजन एक ह्यूमन फैक्टर है जी। तो उसमें एक होता है स्ट्रेस। इट इज वन ऑफ द 12 डर्टी डजन का पार्ट है स्ट्रेस। कैबिन क्रू को अलग लेवल का स्ट्रेस है। उनकी फ्लाइट ड्यूटी रहती है, फ्लाइट में डिफरेंट लोगों के साथ इनकाउंटर होता है उनका इंटरेक्शन करना है, कोई गुस्सा हो रहा है, कोई उस एनवायरनमेंट में उनको काम रहना है, फ्लाइट मेंटेन करना, हर चीज को निपटना, उनका अलग लेवल का स्ट्रेस है। मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास 5-6 एयरक्राफ्ट है, मुझे सारे एयरक्राफ्ट को चेक करना, ऑन टाइम डिपार्चर देना, तो मेरा स्ट्रेस लेवल अलग है। क्योंकि कुछ भी अगर फॉल्ट आएगा तो सारा ब्लेम आप पे ही आएगा। मेरे ऊपर आएगा, मेरी लाइसेंसिंग पे आएगी कि माई लाइसेंस इज, नो वन विल सपोर्ट यू दैट। तो आपको अपना काम अच्छे से करना, स्ट्रेस लेवल साइड में रखना। सो देयर आर वेज टू रिमूव स्ट्रेस। हाउ डू यू रिमूव स्ट्रेस? तो आपने रनिंग को अपना one way is sports. Any sports can relieve your negative energy. अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं तो स्पोर्ट्स आपकी निगेटिव एनर्जी, आपके स्ट्रेस लेवल, आपका टेंशन बहुत कम करता है। ट्राई करें एक बार, मैं सबको मैसेज देता हूँ, एक बार ट्राई करें, रन करिए, क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, या फिर फुटबॉल खेलिए। अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो रन करिए। ये सिंगलेट स्पोर्ट्स है, आप सिंगल होकर के कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। सही बात जी।
तो और जैसे स्ट्रेस की बात करें हम लोग, जैसे हम लोग ट्रैवल भी करते थे, हम लोगों को तो कभी महीने 2 महीने ये में तो टाइम लिमिट पे एयरपोर्ट पहुंच जाना, लेकिन जो केबिन क्रू है या आप लोगों की ड्यूटी होगी, हाँ। वो तो इट्स लाइक एवरी डे उस टाइम पे, एवरी डे तो सेम टाइम काफी स्ट्रेस में रहते होंगे वो Yes. लोग कि बिकॉज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन देम, द टाइम से Time management. टाइम मैनेजमेंट सब, और टाइम से एयरक्राफ्ट को फ्लाई भी करना है, हाँ तो वो काफी मतलब क्रूशियल है क्रूशल है and, बिकॉज हाँ। हम लोग का एक और भी टर्मिनोलॉजी एविएशन में ओटीपी, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, Okay. तो दैट इज एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है टाइम पे, टाइम पे मेंटेनेंस टाइम पे होना चाहिए, हम्म, बोर्डिंग टाइम पे होनी चाहिए, सब वो कुछ। ग्राउंड स्टाफ देखते हैं, टेक्निकल से हम लोग मेंटेनेंस देखते हैं, टाइम पे होना चाहिए, फ्लाइट में जो भी चीजें हो रही है वो कैबिन क्रू देखते हैं, टेक ऑफ लैंडिंग फ्लाइट टेक का काम है पायलट्स का, तो सबका ओटीपी करेक्ट रहेगा तो एक एयरलाइन आगे बढ़ेगा, हाँ। और वैसे डेवलपमेंट होती है। तो आप एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं, तो कैसे मैनेज, जैसे आपने रनिंग को अपना ये शौक बना लिया है या स्पोर्ट्स आपने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब? जैसे मैंने अभी बताया कि जब मैं 2011 में कतर ज्वाइन किया, हम्म, तो कतर वाज द होस्ट कंट्री फॉर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। तो उस समय वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो पे ट्रैक बन रहे थे, फुटबॉल स्टेडियम्स बन रहे थे, स्विमिंग पूल बन रहा था, इंडोर स्टेडियम्स बन रहे थे, ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड पीपल, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की कतर में ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है एंड वी आर एबल टू डू दिस। किसी भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए पहले वहां पे फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो जब मैं यहाँ से गया तो मैं उतना स्पोर्ट्स नहीं करता था। ओके, I was- मतलब बचपन से आप नहीं थे, you were not into इतना sports. इतना ज्यादा नहीं था, हल्का फुल्का रनिंग करता था, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, एंड आई वाज टू ओके ठीक है इतना तो कर रहे, एक्टिव था, आई वाज एक्टिव, active. नॉट दैट मच इनटू स्पोर्ट्स। धीरे धीरे मैंने अपनी स्टेमिना बढ़ाई, 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो मैंने एक टारगेट चेज रखा कि भाई मैं 21 किलोमीटर मुझे इस दिन रन करना है। ओके, तो ऐसे कर करके मैंने वो डिस्टेंस इंक्रीज करते गया अपना। और रनिंग इज ऑल अबाउट योर पैशन, योर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, योर परसिवरेंस, योर डेडिकेशन टू द स्पोर्ट्स। आप कितना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे आपने बताया कि कैसे आप मैनेज करते हैं टाइम को, तो ये आपने सही सवाल पूछा। मेरी 12 घंटे की ड्यूटी है, बट 12 घंटे की ड्यूटी के बाद +1 आवर प्रीफिक्स और सफिक्स में ऐड कर लीजिए, बिकॉज आप रनिंग करते ही हैं? नहीं, मैं 1 घंटा जाने के लिए मुझे लगता है ऑफिस, 1 घंटा आने के लिए, तो 14 आवर्स मेरा पर डे चला जाता है सिर्फ ऑफिस टाइम में। और आने के बाद मैं फ्रेश अप होता हूँ और 1 घंटा मेरा ट्रेनिंग रहता है पर डे। ओके, ट्रेनिंग में भी बिल्कुल अलग अलग चीजें होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रन ही करता हूँ मैं। अभी एक दिन मैं लॉन्ग रन करता हूँ, एक दिन मैं हिल्स ट्रेनिंग करता हूँ, अच्छा, हाँ, एक दिन मैं इंटरवल्स ट्रेनिंग करता हूँ। आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड क्या है, ये सब क्या चीज आप बता रहे हैं। तो ये मतलब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिए, हाँ, आपका क्या क्या है? तो मेरा वीकली प्लान रहता है। जैसे अभी किसी दिन मैंने लॉन्ग रन किया, तो लॉन्ग रन टेम्पो रन होता है। व्हाट इज टेम्पो रन? टेम्पो रन में एक स्पीड पकड़ लेना, 1 किलोमीटर 4 मिनट में दौड़ना, और इसको मैं 25 किलोमीटर तक 4 मिनट के हिसाब से दौड़ूंगा। 25 किलोमीटर तक 4 मिनट के हिसाब से आप हाँ, पर किलोमीटर 4 मिनट्स। ओके, यस, तो ये स्पीड रनिंग है, विच इज कॉल्ड टेम्पो रनिंग। टेम्पो रनिंग। हाँ, तो फिर दूसरा आपने क्या बताया? मैंने बताया हिल्स ट्रेनिंग। हिल्स ट्रेनिंग, हिल्स ट्रेनिंग क्या है? ये पहाड़ पे चढ़ना है। अच्छा, हाँ, पहाड़ पे। ये उसका भी हिल्स ट्रेनिंग, हाँ, हिल्स ट्रेनिंग इसलिए है बिकॉज इससे आपकी स्टेमिना पावर इंक्रीज होती है, थाइज लेग स्ट्रांग होंगे आपके, लोअर बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज हो जाएगा, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। ओके, गया में बहुत पहाड़ है, हाँ, गया में तो है, 10 बार ऊपर नीचे चढ़ के आइए, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। आजकल हो भी गया, ट्रैकिंग का तो काफी, ट्रैकिंग का हो गया, बट रनिंग तो चढ़ के जाना है। पर वीक मैं एक बार हिल्स ट्रेनिंग करता हूँ, तो हमारे वहाँ पे पहाड़ नहीं है, तो उन्होंने आर्टिफिशियल पहाड़ बनाया हुआ है, विच इज कॉल्ड एज कटारा हिल्स। तो एक बार ऊपर चढ़ने पे और नीचे आने पे 20 फ्लोर्स हो जाता है। अच्छा, तो मैं वीकली 100 फ्लोर ऊपर चढ़ता हूँ और 100 फ्लोर नीचे आता हूँ। ओह माय। तो एक ये ट्रेनिंग है हिल्स ट्रेनिंग, बिकॉज दैट इंक्रीजेज योर पावर फॉर द लंग्स, ब्रीदिंग टेक्निक आपकी सही होती है, लोअर बॉडी पार्ट्स पूरा एक्सरसाइज हो जाता है, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, थाइज लेग्स सब स्ट्रेंथन होंगे आपके, मजबूत हो जाएंगे। तो आपको हिल्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है रनर्स के लिए। बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं इसके
जगह पे, तो वो होता है जिम के अंदर जाके थोड़ा वेट लिफ्टिंग किए या कुछ हल्का थोड़ा जो भी है जिम के अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किए। ये हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से रिलेटेड हिल्स ट्रेनिंग। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जो लोग कर रहे हैं तो वो हिल्स ट्रेनिंग करेंगे। Yes. तो दैट इज I do that one. But again, it is different for person to person. हर लोगों के लिए अलग अलग चीज ये होता है, क्योंकि बॉडी बिहेव्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट। इनके लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। तो ये चीजें डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है आपको हिल्स ट्रेनिंग सुटेबल ना हो, तो वो लोग क्या करेंगे, जिम में जाएंगे और ट्रेडमिल को इंक्लाइन पे डाल करके इंक्लाइन पे डाल के वो लोग हिल्स ट्रेनिंग करते हैं। बट मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट, बिकॉज मुझे जिम इसलिए पसंद नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता लोग नहीं जाए, बट मुझे नहीं पसंद है बिकॉज इट इज स्टफी और सफोकेटिव रहता है मेरे लिए, और लोग स्वेट करते रहते हैं। आई नीड व्यूज, मुझे व्यू चाहिए रहता है जब मैं रन करता हूँ मुझे। हाँ, एक चीज मैंने और देखी है कि काफी हद तक इधर केसेस हुए हैं जो जिम में ही कई काफी लोग करते हुए, मे बी देवर ऑन स्टेरॉइड्स, ये भी शेक्स में भी होंगे, एंड ड्यूरिंग देयर कार्डियो एक्सरसाइजेस दे मतलब पास्ट अवे। यस, आई हैव सीन दैट न्यूज़। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मतलब अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता हुआ होगा रनर्स वगैरह का, बिकॉज रनर्स का होता है क्या, मतलब मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ज्यादातर जिम वाले केसेस देखे हैं। जिम वाला केसेस एंड यंग बंदे होते हैं। यस, तो आई डू नॉट सजेस्ट कि किसी को भी दवाई लेकर के या स्टेरॉइड या कोई भी मेडिसिन लेकर के बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में अपने लव योर बॉडी। हाँ, जो नेचुरल फिजिक इज द बेस्ट। अगर आपको करना है तो खुद का एक्सरसाइज करिए और ज्यादा शो ऑफ के चक्कर में नहीं रहना। हाँ, आपको स्पोर्ट्स करना, बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे आप स्पोर्ट्स से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, राइट। तो मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ ये सब। और जैसे वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे मैं जिम में शायद ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, एंड क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एस्थमेटिक हूँ, तो लेकिन हाँ वो भी ओपन रहे तो ज्यादा सही रहता है। और मेरे हस्बैंड जैसे हैं वो प्रेफर करते हैं बाहर। He doesn't go to the gym. उनको नेचर इज द बेस्ट प्लेस। उनको जिम तो हमने बनाया है। जाके he'll run, he'll walk, he is मतलब better off there. तो जिम तो हमने बनाया। नेचर, पहले के जमाने में लोग क्यों 100 years रहते थे, स्ट्रॉन्ग होते थे, टॉल होते थे, बिकॉज वो लोग नेचर में रहते थे। हमने अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लेवल पे ला के रखा है ना। वॉशिंग मशीन है घर पे, कपड़े हाथ से नहीं धोते हैं, मशीन में डाल दो, उसको रन कर दिया, ठीक है। बर्तन के लिए डिश वॉशर आ गया है। हाँ, डिश वॉशर डाल दिया, सारे बर्तन अपने आप धुल जा रहे हैं। कपड़े धोने के लिए तो ये सब चीजें हमने अपने आप को कंफर्टेबल लेवल में डाल दिया। खाना है रेस्टोरेंट में चले गए, घर पे नहीं बना रहे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अपने आप को कंफर्ट लेवल में ला दी। एज ए ह्यूमन बॉडी वी कैन डू अ लॉट मोर व्हाट वी थिंक, ठीक है। कोई इसका एंड नहीं है। वी आर यूजिंग वेरी लेस परसेंटेज ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारी सोचने समझने की शक्ति कहीं ना कहीं पे कम होते जा रही है। लोग कंफर्ट लेवल पे चले गए। आपने अभी एक सवाल पूछा था, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज मैं बताता हूँ। आफ्टर ड्यूटी मेरा एक माइंडसेट है जी, मुझे स्पोर्ट्स करना है, वॉट एवर इट टेक्स। मुझे 1 आवर का ट्रेनिंग रहता है। उस ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया अलग अलग चीजें करता हूँ हर दिन। किसी दिन मैंने लॉन्ग रन कर लिया, किसी दिन मैंने हिल्स ट्रेनिंग कर लिया, किसी दिन इंटरवल्स ट्रेनिंग होती है। व्हाट इज इंटरवल्स ट्रेनिंग, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरवल्स ट्रेनिंग में टोटल 10 किलोमीटर में करता हूँ, जिसमें 2.5 किलोमीटर का वार्म अप रन रहता है, इजी रन। और 2.5 किलोमीटर जब बॉडी हीट अप हो जाती है, उसके बाद आप यू आर रेडी टू डू इंटरवल्स ट्रेनिंग। 400 मीटर्स इनटू 20 टाइम्स। बीच में हर 400 मीटर के बीच में 1 मिनट का जॉग होगा या फिर रेस्टिंग टाइम रहेगा। वो रेस पेस पे होता है, आप कितना फास्ट 400 मीटर भाग सकते हैं, दैट यू हैव टू डू। तो जब आप इंटरवल्स ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है इन अ नॉर्मल डे टू डे रनिंग में। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको इंटरवल्स ट्रेनिंग करनी है। यस, फिर टेम्पो रन करना है स्पीड बढ़ाने के लिए। आपने स्पीड ट्रेनिंग किया, आप कल भी ट्रेनिंग पे जाएंगे। यू कैन नॉट डू इंटेंस स्पोर्ट्स अगेन बैक टू बैक, कि बॉडी बर्नआउट होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इजी रन करेंगे 10 किलोमीटर अगले दिन। ओके, जैसे एक दिन आपने स्पीड रनिंग किया, हाँ, तो दूसरे दिन फिर इजी रन होना चाहिए, बिकॉज बॉडी कूल डाउन हो जाए, बॉडी रिलैक्स हो जाए, है ना। ज्यादा बर्नआउट नहीं करना है। व्हेन यू आर फीलिंग बर्नआउट यू हैव टू टेक रेस्ट।
लग रहा है एग्जॉस्ट हो गया, अभी नहीं कर पा रहे, रेस्ट करना है, बिकॉज एवरीबॉडी गिव्स ए सिग्नल स्टॉप। हमारा शरीर हमें इंडिकेशन देता है स्टॉप करना है। दैट आई फील इट मेनी टाइम्स, आई फील इट स्टॉप, आई डू स्टॉप। मुझे स्टॉप करना पड़ता है बिकॉज इट विल गिव यू अ सिग्नल, बस हो गया और नहीं करना है, और नहीं करना है। तो मतलब देन यू टेक अ रेस्ट। Yeah, you take a rest. Okay, नहीं। When you rest, when you recover, well, your muscles, your broken tissues gets repaired automatic. This is the healing process. तो आप healing process के लिए सिर्फ वही नहीं करना, अच्छा खाना खाना है, रेस्ट करना है, नींद बहुत जरूरी है। नींद भी जरूरी है। हाँ, अगर आप सोए नहीं और कल जाके वापस रन कर दिए तो डिफिकल्टी आप ही को होगी, यू विल बर्न आउट। और ये सब चीजें जैसे आपके जॉब को तो ये सफर नहीं करती है आपके जॉब? नहीं, मैं आफ्टर द जॉब करता हूँ और मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स के लिए क्रेजी भी हूँ, तो मैं अपने एनुअल लीव ले करके, लाइक मुझे पर ईयर 42 एनुअल लीव्स मिलता है। ओके। तो 42 लीव्स में मैं एनुअल लीव लेकर के मैं स्पोर्ट्स करता हूँ। अच्छा। तो मैं अपने लीव को लेकर के स्पोर्ट्स करता हूँ। बहुत सारे लोग लीव लेकर के घर जाते हैं, फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते हैं, बट मैं लीव लेकर के स्पोर्ट्स करता हूँ। तो वाइफ आपकी गुस्सा नहीं होती? नहीं, मैं मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं कि दौड़ते रहे तो हमारे पास, दौड़ते रहे हमारे पास भी आ जाइए। एक और चीज है कि वर्किंग इन एन एयरलाइन कंपनी, आई गेट फ्री टिकट्स अराउंड द वर्ल्ड, अनलिमिटेड, नॉट ओनली इन माय एयरलाइन, आई कैन फ्लाई इन एनी एयरलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि ये कोड शेयर होती है हमारी एयरलाइन टू एयरलाइन की। अभी जैसे इंडिया की एयर इंडिया है, एयर इंडिया के स्टाफ भी कतर एयरवेज में फ्री टिकट मिलता है उनको, और हमारे कतर एयरवेज के स्टाफ को भी एयर इंडिया मिलेगा। मैं अगर यूके गया तो ब्रिटिश एयरवेज में मुझे फ्री टिकट मिले, ब्रिटिश एयरवेज के स्टाफ को हमारे एयरलाइन में। अच्छा। ये कोड शेयर होता है सारे एयरलाइंस का। ओके, ये तो आपने राज की बात बताई। हाँ, तो ये कोड शेयरिंग है सारे एयरलाइन स्टाफ के अंदर, ठीक है, एयरलाइन टू एयरलाइन। तो आई कैन फ्लाई इन एनी एयरलाइन इन द वर्ल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। आई जस्ट पे 10%, विच इज वेरी नॉमिनल। लाइक अगर दोहा से मैं दिल्ली आता हूँ तो मुझे 370 रियाल्स लगता है, से 7-8 thousand रुपीज लगता है बस। तो विच इज टैक्सेस, नॉर्मल टैक्सेस, वो एयरपोर्ट का फैसिलिटी यूज किए और उन्होंने फ्यूल डाला और एस्केलेटर यूज किए, वॉशरूम यूज किए, तो ये सब इसका चार्जेस लगता है। दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन योर टिकट। अच्छा। तो दैट इज सर चार्जेस वी कॉल इट। तो वो सर चार्जेस हमारा एयरलाइन हमसे ले लेता है 10%। तो जो आपकी लीव होती है जी, जो आपने बोला कि साल में 42 लीव्स मिलती हैं, तो दे आर ऑल पेड? मतलब ये तो नहीं है फुल पेड ना? तो उससे आपके फाइनेंसेस भी इफेक्ट नहीं होते होंगे? नहीं, फाइनेंस टू बी ऑनेस्ट, थैंक्स गॉड, आई वुड से कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी है जी। आई कैन जस्ट गिव यू वन कंपेरिजन। सैलरी नहीं बताऊंगा, ये क्लासिफाइड है, बट मैं कंपेयर कर देता हूँ यहाँ पे। इंडिया में जो एक पायलट की सैलरी होगी जी, आई गेट दैट मच। ओके, एज एन इंजीनियर इन कतर। तो अच्छा, मतलब सैलरी वाइज करने के लिए यू हैव ए गुड लाइफस्टाइल। बट अगेन मैं फिर से बताता हूँ, कभी भी जब सैलरी मिलती है आपको किसी दूसरे देश में, दे पे यू अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ दैट कंट्री, नॉट कि आपको इंडिया भेजना है कन्वर्ट करके। कन्वर्ट तो नहीं करें, मैं समझ रहे ना कि ऐसा अक्सर कन्वर्ट करने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि यार इंडिया से बाहर गया तो बहुत पैसा कमा, बट योर लिविंग स्टैंडर्ड हैज चेंज्ड। आपको सैलरी वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से दे रहा है कि आप वहां रह रहे जी। ऐसा नहीं कि आप वहां पे गए और बहुत लो लेवल पे रहने लगे, तो सैलरी आप इफेक्ट करोगे उससे। तो जब आपको सैलरी मिलती है वहां के हिसाब से मिल रही है। और जो जैसे आप घर में रह रहे हैं, तो आपने अपना प्राइवेट घर ले रखा है या वो एयरलाइंस की तरफ से ही है? नहीं, हाउसिंग देते हैं वो लोग, बट यू आर ऑलवेज अलाउड टू ऑप्ट आउट ऑफ द हाउस। तो मैंने बाहर लिया हुआ, मैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता हूँ वहाँ पे। अच्छा। और इट इज नियर टू माय स्पोर्ट्स एरिया, जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, मैंने उधर ही लिया हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज है कि जब मैं घर पहुंचता हूँ ड्यूटी से, तो मैं सीधा चेंज करके फिर hit the field track। Yes। तो जैसे आप इस फील्ड से हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं, तो नॉर्मली फ्लाइंग लोगों के लिए कितना फैसिनेशन है। तो क्या आपने फ्लाइंग ट्राई किया है? नहीं, मैं कोर्सेज किया है? नहीं, मुझे फ्लाइंग में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं एक बेसिक चीज बताऊंगा। फ्लाइंग लुक्स लाइक फैसिनेटिंग, कैबिन क्रू लुक्स लाइक फैसिनेटिंग, लिक्रेटिव जॉब है, अच्छा पैसा मिलता है सोचते हैं लोग, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल मिस योर फैमिली। अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो आप फैमिली के पास हमेशा नहीं रह पाएंगे। ग्राउंड जॉब
तो वैसे लेकिन अभी तो आप वैसे भी नहीं रह रहे। हाँ, ये अभी तो वैसे भी अभी नहीं तो रह वैसे भी नहीं रहे रह बिकॉज रहे। बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड हाँ। है चीजें। तो क्यों But- मतलब वाई कनाडा, कतर में भी तो पढ़ाई अच्छी होगी। ओके, कहीं ना कहीं मैं इस चीज पे टॉपिक पे आ पा रहे हैं तो कुछ सिटीजनशिप चेंज के लिए मैंने अप्लाई करा हुआ वाइफ का और बच्चे का। ओके। तो एज ए कैनेडियन सिटीजन पासपोर्ट वैल्यू हैज मोर फ्रीडम। अच्छा। वो ज्यादा इधर उधर मूव कर सकते हैं Okay, कंपेयर टू उज़्बेक पासपोर्ट और ये। तो ओके। इसके लिए मैंने उनको ऑप्ट करा हुआ है। एक ये चीज हो गया। हम्म। दूसरा चीज है कि आई रिकमेंड थ्रू योर पॉडकास्ट सारे लोगों को पढ़ाई करिए। स्पोर्ट्स करना तो स्पोर्ट्स करिए, एक अच्छा डेडिकेशन स्पोर्ट्स में डालिए। यू कैन ऑलवेज ग्रोम अप। कोई सपोर्ट करने नहीं आने वाला है, आपको अपना बेस खुद तैयार करना है। ओके, तो आप पढ़ाई करिए। कोई जरूरी नहीं है कि फ्लाइंग ही करना है, कोई जरूरी नहीं है कि इंजीनियर ही बनना है। किसी भी फील्ड में करिए, अच्छा करिए, ट्राई टू बिकम बेस्ट इन योर फील्ड। और ये मैं इस तरह से बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने वो देखी हुई है चीजें अपने लाइफ में। यहाँ पे गया में देखी हुई है कि लोग कैसे डिफिकल्टीज से निकल निकल के अपना लेवल चूज किया, कुछ अपना एक हिंदी में बोलते हैं ना मुकाम हासिल करना। हाँ। तो मैं अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया हूँ बिकॉज मुझे जो करना है अभी आई एम स्टिल ट्राइंग। तो मैं सारे पॉडकास्ट व्यूअर्स लिसनर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो करे उसमें बेस्ट करिए, है ना। और जैसे यहाँ के बच्चे हैं, मान लीजिए आप ये करियर परस्यू करना चाहते हैं एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग साइड का, तो उनको बेसिकली क्या करना होगा? अभी कतर जैसे इंडिया में बहुत सारे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं। बहुत सारी जगहों पे, दिल्ली में है, देहरादून में है, कोलकाता में है, मुंबई में है। और अगर आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करना है, आगे बढ़ना है इसमें, तो ये तो बेसिक कोर्स हो गया, 3 इयर्स कोर्स हो जाता है। उसके बाद आपको लाइसेंसिंग के लिए पेपर्स क्लियर करना पड़ता है, DGCA का। अगर आप यूरोप में काम करना चाहते हैं तो EASA का करना होता है। अगर US में करना है तो FAA का करना होता है। और कनाडा में करना है तो ट्रांसपोर्ट कनाडा का करना है। बिकॉज अलग अलग लाइसेंसिंग और एग्जाम्स क्लियर करना पड़ता है। वंस यू हैव लाइसेंसिंग तब आपको पर्टिकुलर टाइप कोर्स करना है। ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर कोर्स कर लिया तो सारे एयरक्राफ्ट पे काम कर सकता है। एज ए मैकेनिक काम कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट मैकेनिक। दैट इज द बेसिक एजुकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम एन एयरक्राफ्ट मैकेनिक। ठीक है, लेकिन एज एन इंजीनियर टू सर्टिफाई करने के लिए फिर टाइप कोर्स करना पड़ता है। अगर मैं इसको व्हीकल के माध्यम से समझाऊं तो अभी जैसे एक गाड़ी हो गई, कोई टाटा का गाड़ी हो गया, कोई निसान का गाड़ी हो गया, टोयोटा का गाड़ी हो गया। तो एक इंजीनियर वैसे ही एयरबस और बोइंग है, 2 तरह की कंपनी है। अच्छा, हाँ, एयरबस और बोइंग, हाँ, 2 कंपनी है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है। अभी एयरबस में भी अलग अलग टाइप का एयरक्राफ्ट है। एयरबस 320 फैमिली है, एयरबस 350 फैमिली है, एयरबस 340 है, एयरबस 380 है। अगर मैंने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं सारे एयरक्राफ्ट को साइन कर सकता हूँ या सर्टिफाई कर सकता हूँ कि ये इट इज रेडी टू फ्लाई, ये साइन कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज हर एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करने के लिए मुझे उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का एक कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके। तो वो 4 वीक्स या 5 वीक्स का कोर्स होता है उसका। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद फिर SOJT होती है 40 डेज का, 45 डेज का, स्ट्रक्चरल ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ये टोटल 2.5-3 महीने का ट्रेनिंग रहता है। फर्स्ट टाइप करने के लिए आपको SOJT करनी होती है। SOJT, हाँ, SOJT, ये स्ट्रक्चरल ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो आपने पहले टाइप कोर्स किया, एग्जाम क्लियर किया फेज वाइज, उसके बाद प्रैक्टिकल किया उसका 10 डेज का, 45-50 डेज उसमें चले जाते हैं जी। फिर उसके बाद आपको SOJT करना। SOJT का सर्टिफिकेट, थ्योरी प्रैक्टिकल का सर्टिफिकेट सब अटैच करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सबमिट करना होता है एंडोर्समेंट के लिए। ये एंडोर्समेंट होने के बाद फिर वंस योर फर्स्ट एंडोर्समेंट इज डन, नेक्स्ट कोर्स यू डोंट हैव टू डू SOJT, ओनली टाइप कोर्स, प्रैक्टिकल थ्योरी करना। तो जनरली लोग जैसे सारे ही कोर्सेज करते हैं, कोई एक पे स्टिक करते हैं, क्या करते हैं? अभी जैसे अलग अलग है। अभी जैसे दुनिया भर में एयरलाइंस में जिस तरह का एयरक्राफ्ट है एयरलाइंस में, वो एयरलाइन खुद टाइप कोर्स प्रोवाइड करती है। अच्छा। जैसे एमिरेट्स में 2 तरह के ही मोस्टली है। अभी उन्होंने 3rd टाइप लिया है, एयरबस A350, और उनके पास पहले से ही एयरबस 380 और बोइंग 777 है।
Okay. तो जो लोग भी इंजीनियर बनेंगे उनको वो कोर्स देंगे। अभी कतर एयरवेज में बहुत सारे टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट है हमारे एयरलाइन में। तो हमारे पास है एयरबस 320 फैमिली है, 777 है, बोइंग 777 है, बोइंग 787 है, देन एयरबस 350 है, एयरबस 380 है। तो अगर आपको उस टाइप का एयरक्राफ्ट पे एज एन इंजीनियर काम करना है, सर्टिफाइंग स्टाफ, तो कंपनी कोर्स देती है। कंपनी को कोर्स से फिर आप करके फिर आप फिर सर्टिफाई कर सकते, सर्टिफाई फिर बोर्ड होता है, फिर उसके बाद भी एक और लेवल है, क्वालिटी का बोर्ड होता है, एग्जाम होता है कि आर यू एलिजिबल और नॉट। वो टाइप कोर्स करने के बाद होता है। अच्छा, वो उसके बाद होता है। 2 लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके। उसमें भी एक थ्योरी पार्ट रहेगा, एक प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। तो इट्स काफी एक्सटेंसिव है। और रिकमेंडेशन अगर किसी को करना है तो अच्छे कॉलेज से करें, सारे मॉड्यूल्स क्लियर करें, डीजीसीए के पेपर्स क्लियर करें, ओके, लाइसेंस। तो एक जैसे आप रनिंग करते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि प्रॉपर डाइट वगैरह जरूरी है, सब कुछ, रेस्ट भी जरूरी है। तो जनरली व्हाट काइंड ऑफ डाइट इज रिक्वायर्ड? हाँ, अभी डाइट में मैं बोलूँगा तो मैं कम्प्लीटली वेजिटेरियन हूँ। मैं एग भी नहीं खाता हूँ। ओके। हाँ, एगलेस खाना खाता हूँ। तो एज ए रनर मुझे कार्ब चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए रहता है। अच्छा। और आप खाना बढ़िया खाइए जो आपको अच्छा लगता हो, विच मेक्स यू हैप्पी। ओके। मैं बिहार से हूँ, मुझे दाल, राइस, आलू का चोखा मिल जाए, सैलड, दही, ये सब मिले तो मैं हैप्पी हूँ। अभी प्रोटीन इंटेक कैसे हो? कार्ब तो मुझे मिल गया राइस से, या कोई मैगी बना लिया या फिर पास्ता बना लिया, उससे कार्ब लोड हो जाता है। बट प्रोटीन कहाँ से लेना? तो प्रोटीन के लिए मैं दाल खाता हूँ, 1 कटोरी दाल मेरा। तो दाल जो है सफिशिएंट है? सफिशिएंट है, हाँ। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 20 ग्राम्स प्रोटीन, 20 ग्राम्स प्रोटीन आ जाता है उसमें 1 बोल ऑफ दाल में। सिर्फ दाल ही नहीं लेता हूँ, छोले ले लिया, चना ले लिया, सोयाबीन ले लिया, फिर राजमा चावल खा लिया। प्रोटीन और कार्ब दोनों हो जाता है उसमें। मेरे घर पे दोहा में, कतर में, मैंने ओवन के ऊपर ढेर सारा सीड बाउल में सजा के रखा हुआ है। जो चाहिए रहता है सिर्फ पानी में भिगो के रख देता हूँ, दूसरे दिन पका के खा लेता हूँ। तो ये चीज मेरा डेली का है। अच्छा। और वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारा ब्रोकली है, आप और भी ऐसा कुछ वेजिटेबल्स लीजिए जिसमें प्रोटीन। तो वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं वेजिटेबल्स? सब ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रॉम इंडिया, जितना भी आप यहाँ गया में खा रहे हैं, कतर में मुझे मिल जाता है। अच्छा, मिल जाता है। तो वहाँ लोकली प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ से जाते हैं? नहीं, इंडिया से जाता है। इंडिया से जाता है, बांग्लादेश से आता है। और बहुत सारे इंडियन वेजिटेबल को वो लोग बांग्लादेशी वेजिटेबल बोलते, पता नहीं कैसे। जैसे मुझे परवल बहुत पसंद है, हाँ, तो वहाँ पे उसको बांग्लादेशी वेजिटेबल के नाम से जानते हैं। जो तो अपने बिहार का है, अभी मुझे नहीं पता कैसे है, बट वहाँ पे बांग्लादेशी वेजिटेबल लिखा होता है। तो मतलब किसी भी भोजी में बिना परवल आलू के तो नहीं, वो तो है नहीं होगा। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे परवल बहुत पसंद था। मुझे उसका करी, आलू परवल का करी अगर मिले तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो मुझे मिलता है, वो बांग्लादेशी वेजिटेबल के नाम पे मिलता है। हाँ, इंडियन वेजिटेबल नहीं है वो उनके लिए। ये भी हो सकता है क्योंकि परवल हो सकता है बंगाल में भी होता होगा ना। हाँ, वहाँ से ज्यादा इम्पोर्ट होता है, इसलिए बांग्लादेशी वेजिटेबल होगा। तो वो इसी राइट। तो जितने भी सीड है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी सीड्स है, ड्राई सीड्स है, आप उसको सोक करके रखे, रात भर, सवेरे खाइए। अभी जैसे बिहार में लोग हैं तो चना मिलता है, चना लगता है ये लो प्रोफाइल का खाना है, लेकिन ये लो प्रोफाइल का खाना नहीं, उसके अंदर प्रोटीन है। आप एक बार बोलते ना सत्तू पीते हैं, सत्तू कहाँ? चना से ही बनता है। चना से बनता है, हाँ। उसके अंदर प्रोटीन है। तो चना को सोक करके रखिए, डिफरेंट वेज में आप बना सकते हैं, बॉईल करके उसको सैलेड बना के खाइए। आजकल तो सत्तू शेक का भी काफी वो ट्रेंड चल गया है। बेस्ट मैं बोलता हूँ कि होल ग्रेन्स खाने से ज्यादा प्रोटीन मिलता है कंपेयर टू पाउडर और क्या चीज, पता नहीं उसमें क्या मिक्स किया है या क्या नहीं मिक्स किया है। अभी बहुत सारी चीजें मिलावट भी चालू है। तो ट्राई करें कि आप नॉर्मल चीज जो डायरेक्ट फार्म से आ रहा है उसको अगर खा सकते तो उसको कंज्यूम करना बहुत ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो और जैसे एक जो अच्छा रनर होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं या होनी चाहिए, या बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? मतलब जनरली कुछ होता होगा ना, फिजिक आप लोग देख के समझ जाते होंगे कि हाँ ही इज अ गुड रनर। ऐसा नहीं बोल सकते कि अंदर क्या क्वालिटी हो सकती है, बट एज ए रनर मैं एक चीज यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा।
एक जो रनर रहेगा वो बॉडी बिल्डर नहीं रहेगा, जो बॉडी बिल्डर रहेगा वो रन नहीं कर सकता, रन नहीं कर सकते, हैवी बॉडी के साथ आप नहीं कभी कर भी रन सकते, नहीं कर कभी नहीं कर सकते। एक रनर्स जो भी रहेंगे आप हाँ, देख लेंगे, एथलेटिक बॉडी एथलेटिक पतली सी होगी। पतले, हाँ पतले दुबले ही रहे, हाँ। कोई भी वर्ल्ड एलिट्स तक को आप हाँ उठा हाँ, के रख और लीजिए, एथलीट्स हमने देखा है। एलियट किपचोगे को ले लीजिए, या फिर किसी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन सिफान हसन है, मेरे इंस्टाग्राम पे एक पेरिस ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने बहुत गोल्ड मेडल लिया है, ओके मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने उनके साथ रन करके एक वीडियो डाला हुआ है। ओके दोहा एजुकेशन स्टेडियम में, एजुकेशन सिटी स्टेडियम में मैंने उनके साथ रन किया था 4 किलोमीटर। अच्छा वो बहुत ही लीन एंड थिन है, सिफान हसन नाम है उनका, और वो अभी डच नेशनल है, इथियोपिया की है बट डच नेशनलिटी मिल जाता है स्पोर्ट्स कोटा में, तो वो उनके साथ रन किया था। तो शी वाज रनिंग वेरी फास्ट, आपसे भी फास्ट, नहीं हमसे भी फास्ट, वो चैंपियन है, वो एलीट है, वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर है। मैं उनके साथ रन किया, ऐसे स्टार्टेड रनिंग फास्ट, सारे बच्चे पीछे, वो मैसेज देने गई थी कि स्पोर्ट्स करना है सबको, तो सारे बच्चे रन कर रहे हैं उनके साथ, तो बच्चे लोग पीछे छूट गए, अब उनको सिर्फ मैं ही पेस कर पा रहा था। ओके आई वॉज एबल टू डू इट बिकॉज वो मेरा बेस्ट पेस है, जो उनका कन्वर्सेशनल पेस है, जो बातचीत करने वाला पेस है, 1 किलोमीटर 4 मिनट में चले जाते हैं, वो मेरा बेस्ट पेस है, आपका बेस्ट पेस है। तो वो बोली आई थॉट दिस इज कन्वर्सेशनल पेस, आई सेड नो यू आर रनिंग फास्ट, चेक द बॉयज आर बिहाइंड, गर्ल्स एंड बॉयज आर बिहाइंड, देन शी सेड ओके आई विल स्लो डाउन, तो उन्होंने फिर स्लो डाउन किया। ओके ऑब्वियसली बेचारे बच्चे तो उनको वो रन ही करती है 4 पेस डाउन हो गया होगा कि बच्चे लोग, अभी क्या है ना, अभी फ्री इंटरनेट, पेरेंट्स से फ्री में मोबाइल मिल जाना, आईपैड मिल जाना, तो बच्चे लोग मोस्टली स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा है ना। तो मैंने तो कई बार ऐसा एयरपोर्ट पे देखा है कि जो बच्चे इन्फेंट बच्चे, उनको आईपैड सामने लगा दिया है, भाई उनका मेंटल स्ट्रेस क्या जा रहा है, क्या उनका दिमाग में चालू हो जा रहा है, आप समझिए ना। तो प्रैक्टिकल वेज ऑफ अपब्रिंगिंग इज ओवर। जैसे पहले क्या होता था, हम लोग खिलौना खेलते थे, बच्चे लोग, मुझे तो खिलौना भी नहीं मिला था हम लोग तो फ्रेंड लोग के साथ बाहर जाके खेलते थे ऐसे, और कंचे वंचे, मैं कंचे खेलता था, वही होता था, क्रिकेट खेल लेते थे, हाँ क्रिकेट बैडमिंटन गली में यही सब होता था। सर्दियों में बैडमिंटन होता था, लाइट लगा करके और एक नेट लगा करके, और तो ऐसा है कि अभी बच्चे लोगों को जो मिल जाता है आईपैड, फोन, तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बहुत ज्यादा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू स्पोर्ट्स, खाना नहीं खाते हैं बच्चे की, हाँ, देखने नहीं देख करके ही खाना खाते हैं, हाँ। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों के माइंड पे। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो खाना खा के खाते हुए वीडियो देख रहा है, उससे क्या डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का? आपका काम आसान हो गया, बच्चा चुपचाप खाना खा रहा है, लेकिन आपके बच्चे का मेंटल स्ट्रेस कहीं और जा रहा है, वो अंदर दिमाग में कुछ और ही चल रहा है उनके अंदर, सिर्फ वीडियोस के बारे में सोचेंगे, वो फैंसी चीज, वो चीज भी करने की कोशिश करते हैं रियल लाइफ में, तो ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर टाइम है, बच्चे के साथ बाहर जाइए, स्पोर्ट्स करिए। फिर स्पोर्ट्स करने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं है गया में, मैं इस पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हाँ जी, नहीं है। बिहार, मैं इस बात को भी लाता हूँ, राजगीर में एक खेल परिसर बनाया गया, बहुत अच्छा बनाया गया, हाँ। तो वाई ओनली राजगीर? गया है, गया भी बिहार है, औरंगाबाद भी बिहार है, पटना भी बिहार है, बिहार के सारे भी बन रहे हैं, पटना में तो काफी अच्छे बन गए हैं, लेकिन गया रिक्वायर्स, और बाकी जगह भी है, रिक्वायरमेंट है, बहुत पोटेंशियल है बच्चों में, बट उनके पास कुछ बेसिक फैसिलिटी नहीं है। बैकअप क्या है? तो लोगों का ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है लोगों के पास क्षमता है, पोटेंशियल है, बट दे कैन नॉट ग्रो अप, तो उसको बैकअप कौन करेगा? ये बैकअप होना बहुत जरूरी है, पहला चीज। दूसरा चीज, कई बार ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे करना चाहते हैं, अगर उनको सही तरीके से ग्रूम किया जाए, सही तरीके से उनको बढ़ावा दिया जाए, दे कैन डू मच बेटर, लेकिन वो चीज नहीं हो रहा कहीं ना कहीं। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये होगा स्कूल लेवल से। स्कूल में भी बेसिकली पढ़ाने पे ही फोकस करते हैं, नहीं, पढ़ाने के साथ स्पोर्ट्स होना चाहिए, नहीं होता है। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी निगेटिविटी जाएगी, आपकी स्ट्रेस लेवल जाएगी, है ना। यू स्टार्ट डूइंग स्पोर्ट्स एंड यू विल सी द चेंजेस विद इन यू। 1 महीने के अंदर आप चेंज देखोगे, आप हेल्दी फील करने लगोगे, नींद अच्छी आएगी, खाना अच्छा खाओगे आप, है ना, आपका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा, हिंदी में बोलते हैं डाइजेशन,
इंग्लिश में डाइजेशन, पाचन शक्ति, पाचन शक्ति, वो आपकी बढ़िया हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, भूख लगेगी, भूख लगेगी, है ना। और प्रॉब्लम हो गई, भूख नहीं लगती है। हाँ, अगर कुछ करना है उसकी जगह पे तो आप बुक रीडिंग कर सकते हो। मोबाइल की जगह बुक रीडिंग बंद हो गया है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आई वोंट से मेरे बच्चे, हमें बुक पढ़ने का इतना शौक था, हमारे बच्चे पूछ लो कोई बुक नहीं जानते। नहीं सही है वो तो। दे आर सो मच इनटू देयर मोबाइल्स। हमारे टाइम में जब मैं छोटा था तो उस समय कॉमिक्स मिलता था, हाँ, है ना। चाचा चौधरी प्राण का, टिन भी पढ़ते थे, हाँ, प्राण का, प्राण जो राइटर थे उनके सारे कॉमिक्स में पढ़ता था। हम लोग लाके तकिया के नीचे डाल देते थे, बिस्तर के नीचे छिपा छिपा के रात में पढ़ रहे। हम तो रीडर्स डाइजेस्ट भी पढ़ते थे, हाँ, इंडिया टुडे भी पढ़ते थे, हाँ, तो बाकी नॉवेल्स भी पढ़ते थे। मैं तो प्रेमचंद भी पढ़ा हुआ है। हाँ, तो ये सब चीजें अभी बंद हो गया। लोग पता नहीं क्या, ये क्या बता दिया आपने, प्रेमचंद क्या बता दिया आपने, उनको नहीं पता है। कॉमिक्स क्या होता है वो नहीं पता है। तो बुक रीडिंग भी एक हैबिट, नंदन होता था, नंदन होता था, चंपक आता था। यस, तो वो सब पढ़ते थे हम लोग छोटे जब थे। अभी वो सब चीज बिल्कुल पास ऑन होता था प्रॉपर। हाँ, वो भी मैंने पढ़ लिया तो फ्रेंड्स को दे दिया। हम लोग जैसे बहुत सारे कलीग्स एक साथ रहते थे, तो मतलब एक को मिलेगा तो सब लोग पढ़ लेते थे। तो ये चीज होता था। ये सब चीजें अभी बंद हो गई। और अगर पब्लिकेशन भी हो रहा है तो बच्चों के हाथ में नहीं पहुंचे, क्योंकि मोबाइल है, यूट्यूब देख लेंगे, कुछ गेमिंग देख लिया, कुछ गेमिंग कर लिया, कुछ यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, वो देख लिया, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, या यूट्यूब पे रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं। नहीं, कहने का ये मतलब है डेवलपमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होना चाहिए, बट ग्रेजुअल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एन एडिक्शन। एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए, ये जरूरत होनी चाहिए कि हाँ मुझे पता है कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, फोन कैसे चलाते हैं, हाँ। मुझे फैमिली का एक फोटो डालना है वो भी मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ अवेयरनेस होना चाहिए कि मैं कितना देर तक स्क्रीन टाइम शेयर कर रहा हूँ, ये वर्क रिलेटेड है, ये जरूरी है क्या। एक बार आप करने से पहले पूछिए ये जरूरी है क्या। सेल्फ क्वेश्चनिंग इज बहुत इज इम्पोर्टेंट। एंड जब तक कि वो खुद नहीं इस चीज को जज कर पाएंगे तो हम कितना भी बोलेंगे नहीं कर सकते। तो उसका एक उपाय है मेरे पास, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करिए, उनको एंगेज करिए, कहीं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप पे भेजिए, स्पोर्ट्स का टीम जो होता है जहाँ पे सिखाते हैं वहां पे बच्चों को नॉमिनेट करा दीजिए, है ना। अगर वहां पे नहीं हो रहा तो जैसे ये सब स्कूल से, जैसे मैंने बताया, स्कूल को भी इन्वॉल्व होना चाहिए कि भाई हम लोग ऐसा ट्रेनिंग कैंप करा रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे को बच्चे लोग आके खेल सकते हैं, तो ये सब वहां से होना चाहिए। ये सब चीजें अभी आइडिया नहीं आता है इनके पास, या फिर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, तो ये लेवल स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए, नॉट हायर लेवल की जब ग्रोन अप हो गए बच्चे, बड़े एडल्ट हो गए तब स्पोर्ट्स करना, नहीं, वो वहां पे नहीं हो पाएगा। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्कूल लेवल, छोटे बच्चे लोगों से स्टार्ट करना पड़ेगा ये सब चीजें। अभी हम आते हैं, जैसे आपने भारत का झंडा जो है ना कतर में भी लहरा दिया, जी, तो आपने रिकॉर्ड, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी नाम दर्ज करवाई, ये किस चीज के लिए, फास्टेस्ट क्रॉसिंग द फास्टेस्ट कटर, ये ना कितना 30 आवर्स एंड 31 मिनट्स में। हाँ, तो ये था एक रिकॉर्ड है जो पहले भी लोगों ने, ये बहुत फैसिनेटिंग रिकॉर्ड है, बिकॉज अगर आप कतर के मैप को देखेंगे तो काफी छोटा सा कंट्री है, डेवलप्ड है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड इन स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड आई लव दैट प्लेस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे लिए बहुत ही अच्छी जगह है, मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे अचीव किया है, तो इसके लिए मुझे बहुत पसंद है वो प्लेस। और ये डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ का, विच इज 191 किलोमीटर। I completed in 30 hours, 31 minutes, 32 seconds. ये 32 seconds. हाँ, ये मैंने सोचा नहीं था, ये हो गया ऐसा। 30, 31, 32. या और एक और चीज बताता हूँ, मैंने स्टार्ट किया था 29 फरवरी को। अच्छा। यस, 29, 30, 31, 32। तो ये एक सीक्वेंस में ऑटोमेटिक बना था, मैंने प्लान नहीं किया था, ये हो गया। ये हो गया। और ये नॉन स्टॉप रनिंग है, विद अ ब्रेक ऑफ स्मॉल ब्रेक 5 मिनट्स, खाने के लिए टॉयलेट ब्रेक या कुछ ऐसा रहता था बस। तो रनिंग 191 किलोमीटर नॉन स्टॉप इज नॉट इजी, बिकॉज टेम्परेचर आ जाता था, रात में ठंड हो जाती थी, यू आर शिवरिंग। आई कैन शेयर यू सम वीडियो व्हेन आई वाज रनिंग विद अ ब्लैंकेट ऑन, और ब्लैंकेट लगा के मैं रन कर रहा था, तो बाद में पुलिस आ गई
कतर एमओआई पुलिस आए कि भाई आप क्या कर रहे हैं ये हाईवे पे रात, बिकॉज कतर इज वेल मॉनिटर्ड बाय स्ट्रीट कैमरास, हर जगह पे कैमरा लगा हुआ, आप कुछ भी करते रहे तुरंत आपको वहां पे कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है। ओके। सो दे केम एंड दे पास्ड बाय, चेक्ड आवर आईडीज की भाई अपना आईडी दिखाओ। तो फिर हमने बताया हम लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो फिर उन्होंने हेल्प किया, बोला ठीक है अगर आपको कुछ जरूरत लगी तो प्लीज कॉल अस, वी विल कम बैक टू यू। तो एक ये चीज हो गया। तो ये पूरी जर्नी मैंने 30 आवर्स 31 मिनट्स 32 सेकंड्स में अचीव 29 फेब को स्टार्ट किया। बट रिकॉर्ड जो मुझे मिला वो है 1 मार्च का। गिनीज में अगर आप सर्च करें तो 1 मार्च को इन्होंने रजिस्टर किया। अच्छा। विच इज ओके, बिकॉज ये खत्म होने के बाद उन्होंने रजिस्टर किया, तो विच इज ओके। तो जैसे और फिर जैसे आपने बोला कि खाने वाने के लिए ब्रेक करते थे, हाँ, तो खाना साथ में तो कैरी नहीं कर सकते? नहीं, मेरे साथ एक सपोर्ट टीम थी, सपोर्ट टीम थी जो एक व्हीकल पे थे। तो उसमें सपोर्ट टीम में भी बहुत सारे लोगों का साथ रहा। मैं नाम भी लूंगा एक बंदे का, 2 बंदे का। तो एक है मिशेल बूचो नाम है उसका। अच्छा। शी इज अ फीमेल रनर एंड शी इज द करंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द सेम लेंथ। ओके। सो शी वाज देयर फॉर मी, सपोर्टिंग। कहीं पे रन करना है, अगर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, क्योंकि आप रन करें 30 घंटे, आप समझिए एक टाइम ऐसा आएगा दिमाग से वो मेंटल स्ट्रेस आने लगता है कि और भी रन करना बाकी है अभी, और बाकी है। तो उस समय कोई मोटिवेट करने के लिए आपको एक साथ में कुछ चाहिए। तो शी विल रन विद मी, शी वुड रन विद मी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स। ओके। हाँ, तो उसने मेरे साथ 70 किलोमीटर टोटल रन किया 191 में। जहां जहां जरूरत हुई वो मेरे साथ रन किए। अच्छा जी। 4 लोगों में एक बंदा ड्राइविंग कर रहा था, एक बंदा मेरा कपड़े का देख रहा था, अगर मुझे मेरा वेट हो गया तो मेरा कपड़ा चेंज करना तो फटाक से वो दे देंगे और मैं चेंज कर लूंगा। एक बंदा मेरा खाने का देख रहा था। अच्छा। और एक बंदा मेरा फिजियो कर रहा था, अगर मुझे क्रैम्प हो गया, पैर में दर्द स्टार्ट हो गया किसी कारणवश से, डिहाइड्रेशन हो रहा, और डिहाइड्रेशन होने से क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगा, पैरों में दर्द, मसल पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पे मुझे लगता था कि मुझे मसाज चाहिए तो एक फिजियो करता था। और एक बंदा था टाइम कीपिंग का था बंदा, वो उसका नाम है डॉन, तो वो फ्रेंड ही था। और ये दोनों डॉन एंड मिशेल फिलीपींस के हैं। तो ये दोनों मेरे फ्रेंड ही हैं, रनर्स हैं, फेलो रनर्स। अच्छा, फेलो रनर्स किसी पहले आपसे मिले होंगे तो फिर? हाँ, और ये रिकॉर्ड होल्डर है, तो शी सेड आई विल सपोर्ट यू एंड वी विल मेक अ टीम एंड विल कीप अ रिकॉर्ड कीपिंग। तो इन्होंने पूरा ऐसे ऑर्गेनाइज करके मेरे साथ कोलैब करके हमने रन किया। तो इस ये में जो प्रोसेस है, तो इसमें जो फाइनेंसेस होते हैं ये कौन मैनेज? आप ये मैं अभी तो आपका रिकॉर्ड तो आपने खुद मैनेज किया? अभी तो फिलहाल नहीं, अभी कोई स्पॉन्सर नहीं है एंड I'm not knowing it is a correct platform to tell this. Okay. I'm still looking for a sponsor. Okay. I have some big challenges in future जो मैं बता सकता हूँ, और मेरे पास बहुत सारी अभी चीजें करने के लिए बची है। तो उन सब चीजों के लिए स्पोर्ट्स इज ऑल्सो नॉट इजी, लाइक इट्स नॉट लाइक चीप गेम। लोगों को लगता होगा कि जूता पहन लिया, शर्ट पहन लिया और रनिंग करने के लिए नहीं करेगा। द ट्रेनिंग बिहाइंड इट, द प्रिपरेशन बिहाइंड इट, इट टेक्स मनी। एक नॉर्मल स्पोर्ट जूता खरीदने के लिए काफी पैसा लग जाता है। इंडिया में तो काफी महंगा रहता है कंपेयर टू, वहां पे हमें डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, हमें चूज कर करके मैं ले लेता हूँ कि चलो ठीक है इस कंपनी का। और स्पॉन्सरशिप बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज के लिए। सेम मैं किसी भी लेवल के स्पोर्ट्स पे बोलूंगा, इंडिया गया मैं, बिहार में अगर कोई स्पोर्ट्स करना चाहता है उसको कैसे सपोर्ट मिले? सपोर्ट सिस्टम क्या है? सपोर्ट सिस्टम कुछ नहीं है। हाँ, अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा तो दे कैन नॉट डेवलप ऑन ए पर्सनल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। 1.4 बिलियन की आबादी हमारे देश में, कितने लोग ओलंपिक जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ तो उसका रीजन होगा। तो वो फोकस नहीं हो पा रहा, लोग नहीं कर पा रहे। अगर जो करना भी चाह रहे हैं तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल दे आर इनटू इट। कितने लोग सपोर्ट सिस्टम में घुस के उसको हेल्प कर पा रहे हैं? अगर वो कोशिश भी करते हैं फिर फाइनली बैकआउट कर जाते हैं, यस, बिकॉज़ देयर इज नोबडी टू सपोर्ट देम। हाँ, अपने लेवल पे वो कितना करेंगे? यस। तो मेरा बेटा भी स्पोर्ट्स में है, तो आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास मेरा फ्यूचर का भी प्लान है, तो ये सब चीजें फाइनेंसेस अभी फिलहाल मैं खुद से मैनेज कर रहा हूँ। ये गिनीज के लिए भी मैंने खुद से स्पॉन्सर किया, और आई एम जस्ट रीचिंग आउट ऑल द प्रोबेबल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन की भाई मैं स्पोर्ट्स करता हूँ
and I need a sponsor. I have some future plans, and I will not let down anyone if they sponsor me. So I'm trying. I'm still trying. The best word is trying. उसमें क्या है कि फिर भी जो कुछ लोग प्राइवेट है में है या कुछ है, दे स्टिल सपोर्ट यू. Yes. लेकिन गवर्नमेंट में तो पता नहीं क्या होता है. Yes. बिकॉज यहाँ पे मेरे ये पे आए थे एक और रुद्र प्रताप करके, उनका भी यही था कि गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग, नॉट एट ऑल. हाँ, तो कुछ अपने लेवल पे उनको भी कुछ बाहर से स्पॉन्सर्स मिल गए हैं, तो उसी बेसिस पे वो कर पा रहे हैं. जी, तो स्पॉन्सरशिप जरूरी होती है, बिकॉज यू नो व्हेन समबडी स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, आपके ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं. योर एनर्जी लेवल इज हाई, यू आर डिफरेंट, बिकॉज यू नो समवन इज बैकिंग यू अप. सो आप अच्छा परफॉर्म करते हो. और ऐसा नहीं हर समय अच्छा ही परफॉर्म करते हो, कभी डाउन भी होता है, अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है, बट यू नो देयर इज समवन बैकिंग यू अप. राइट. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है. एक चीज जैसे वो जो आप मिशेल, जो जैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया जी, तो अगर वो कहीं जाते होंगे तो फिर आप भी उनके साथ जाते होंगे उनके रिकॉर्ड. हाँ, ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना है तो हम लोग उनका कुछ रनिंग का अगर चैलेंज है, उन्होंने कुछ ऐसा चैलेंज क्रिएट किया तो आई विल गो सपोर्ट. अभी मैंने सिर्फ यही रन नहीं किया था, गिनीज का ही नहीं किया था, मैंने और भी 2 क्रेजी रन किए कतर में. एक तो था कि आई एम द ओनली एथलीट विच हैज रन फ्रॉम दुबई टू दोहा, बुर्ज खलीफा टू मॉल ऑफ कतर, क्रॉसिंग 3 कंट्री. 3 कंट्रीज सोलो क्रॉस किया है. कौन कौन से कंट्रीज थे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो दुबई उसके अंदर ही है, दुबई अबू धाबी क्रॉस करते हुए सऊदी अरेबिया में अंदर आए, बॉर्डर क्रॉस करके, इमिग्रेशन क्रॉस करके, कस्टम क्रॉस करके, फिर सऊदी का पूरा स्ट्रेच क्रॉस किया और कतर में आया. कतर, ये तीनों कंट्री मिला के मैंने 739.5 किलोमीटर रन किया है. 11 days सोलो, सेल्फ सपोर्ट, ओनली 1 स्पॉन्सर. तो उसमें भी जैसे आपकी टीम आपके साथ रही हो? कोई सोलो गया, सोलो सेल्फ सपोर्ट. देयर वाज ए लाइफ रिस्क, क्योंकि दुबई से अफ्रीका का जो ऊपर में एक कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका, ट्यूनीशिया करके है. ट्यूनीशिया, हाँ. ये रोड पूरा कनेक्टेड है. ओके. रोड पे जो स्पीड लिमिट है वो मार्क्ड है 160 किलोमीटर पर आवर. इतने स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हो, बट वो लोग चलाते नहीं उतने स्पीड में. मैक्सिमम 200 पे चलाते होंगे या 220 पे चलाते होंगे. हाँ. वो तो मार्क्ड स्पीड है. गाड़ियां जब चलती हैं तो वो लिखा रहता है 100. जब मिलती है तो सब, तो जब यहाँ चलाते हैं तो वहाँ तो और ज्यादा चला जी. और वहाँ पे हैवी व्हीकल्स रहते हैं, 5 लीटर इंजन, लैंड क्रूजर और ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती है, सब स्पीड में. ट्रक और ये सब भी 100 के ऊपर ही जाते हैं. तो अगर वहां पे लाइफ रिस्क था. मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ. जैसे लाइफ रिस्क था कि अगर ट्रक ने धक्का मार दिया तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है. वहां पे हाईवेज पे कोई कैमरा नहीं है. हाईवेज पे कैमरा नहीं है? नहीं, हाईवेज पे कोई कैमरा नहीं. वो तो हाईवे डेजर्टेड एरिया है. वो रोड इन द मिडिल ऑफ डेजर्ट बना हुआ है दुबई में. तो एक जगह पे अबू धाबी क्रॉस करने के बाद एक पुलिस वाले आए मेरे पास, अबू धाबी पुलिस. मेरे पास उसका वीडियो है, रिकॉर्ड किया था. तो वो आए, बोले व्हाट आर यू डूइंग, आई सॉ यू यस्टरडे आल्सो. तो मैं आई एम रनिंग टू कतर. ही वाज वेरी सरप्राइज्ड कि अरे आप कतर रन करके चले. बोला हाँ, अभी मेरे पास 300 किलोमीटर हुआ, मैंने घड़ी में दिखाया. 300 किलोमीटर हो गए एंड आई एम स्टिल रनिंग टू कतर, स्टिल अनदर 400 किलोमीटर. ही वाज वेरी सरप्राइज्ड. यू नीड एनी हेल्प? मैंने बोला हाँ, मेरा फोन चार्ज नहीं है, चार्ज कर दीजिए. वो मेरे साथ पीछे 30-35 मिनट्स तक मुझे फॉलो करते रहे. और उन्होंने और भी पूछा और भी कुछ हेल्प चाहिए, तो बोला यस आई नीड मेडिक. तो उन्होंने एम्बुलेंस कॉल कर दिया. 1 किलोमीटर बाद ठीक दिखा, अपोजिट डायरेक्शन में एक एम्बुलेंस आ रहा है. और उसने इतना ही नहीं किया, उन्होंने उन लोगों ने पूरा थ्रू आउट बॉर्डर तक जितने भी एम्बुलेंस थे सबको इन्फॉर्म कर दिया एक रनर है, वो कतर जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस करेगा. तो उस पूरे स्ट्रेच में 3 एम्बुलेंस और थे. 250 के स्ट्रेच पे, किलोमीटर के स्ट्रेच पे. सबको पता था कि आई एम रनिंग. और ठीक रात में वापस मेरा एक एंकल में पेन स्टार्ट हो गया. तो मेरा ट्विस्ट हो गया था एंकल, तो ये फूल गया था, पूरा स्वेलिंग हो गई थी. तो उन्होंने पट्टी बांध दी, स्प्रे दिया, मेडिसिन दिया, पेन किलर. तो नाइट में मेरा वापस ये पेन स्टार्ट हो गया. तो मैंने वापस एम्बुलेंस कॉल किया. तो एम्बुलेंस, मैं उस समय चेक पॉइंट पर रुका था, एक पेट्रोल स्टेशन है. तो मैंने वहां से कॉल किया. तो
लकीली वो बहुत बड़ा पेट्रोल स्टेशन था और एम्बुलेंस वहीं पर थी। अभी मैं एक चीज यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा, कंपेयर करूंगा कतर, यूएई और इंडिया से। अभी जैसे इंडिया में एम्बुलेंस कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस कहाँ से आता है? हॉस्पिटल से आता है। हॉस्पिटल से आता है। कतर, यूएई में ऐसा नहीं होता है। ओके। वो एरिया वाइज एम्बुलेंस स्पॉट पे खड़ी रहती है। अच्छा। मिनिमम 5 मिनट्स का 5 मिनट्स उनका पिकअप टाइम होता है कतर में। पे तो पुलिस की गाड़ियां रहती हैं। नहीं, वहां पे मिनिमम 5 मिनट्स है। दे विल पिक यू अप फ्रॉम योर स्पॉट। आज जब आप कॉल करेंगे ना, जब तक आप बात करें आपका वो लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। ओके। आप बताएंगे, पूछेंगे नहीं कहाँ पे रहते हैं, कौन से मोहल्ले में रहते हैं, कौन से, कुछ नहीं, वो आपके स्पॉट पे आ जाएंगे आपके फोन कॉल से। आपके फोन कॉल से वो सारा लोकेशन ट्रेसिंग चालू रहता है उनका। और ऐसा नहीं कि एक एम्बुलेंस मगध मेडिकल कॉलेज से आपके मानपुर में जाएगा, वो ऐसा नहीं है। नहीं, वहां पे एरिया वाइज, जोन वाइज बोलते हैं, जोन वाइज एम्बुलेंस पार्क्ड रहते हैं। उनका एक पार्किंग एरिया होता है, वहां पे उनका रेस्ट रूम रहता है। तो वो एम्बुलेंस एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगा अपने सराउंडिंग में। तो उसी तरह से वो जिस समय पेट्रोल स्टेशन पे था वहां पे पार्किंग स्पॉट था एम्बुलेंस का। वो हॉस्पिटल से नहीं आते, इनफैक्ट वो लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे आपको। ओके। और एम्बुलेंस में सारी सुविधा रहती है, स्ट्रेचर और जो भी फर्स्ट एड, मेडिक का जो भी इंजेक्शन, पेन किलर, पट्टी वगैरह जो भी चाहिए आपको, ब्लीडिंग रोकने का सब कुछ रहता है, आइस पैक। तो इन्होंने मुझे बहुत सारा मेडिसिन दे दिया, बोला सर आप आगे तक जाएंगे, आपके आगे एक और पेट्रोल स्टेशन पे एक और एम्बुलेंस है, अगर आपको वहां पे हेल्प चाहिए तो वो आपको बता देंगे, उनको पता है कि आप जा रहे हैं, they'll help you, otherwise take everything whatever you want। तो उन्होंने सब दिया, कोई भी पैसा नहीं लगता। लेके भी आप कैसे जाते हैं? आप you were alone, आपके साथ सिर्फ मैं अकेला था, अकेले थे बिल्कुल। मेरे पास एक हाइड्रेशन पाउच था, बैग है जिसमें मैं अपना पानी का बैग रखा हुआ हूँ, पासपोर्ट के अलग बैग रखा हुआ है, आईडी कार्ड, पैसे के लिए अलग रखा हुआ हूँ। और पानी भी तो आपको बीच में फिल करनी पड़ती होगी, कैसे करते थे आप? हाँ, कोई भी पेट्रोल स्टेशन पे मैं पानी खरीद लेता था। और मैंने ऐसा ट्रेनिंग किया हुआ, हार्ड ट्रेनिंग किया हुआ, 20, 25, 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर में बिना पानी के मैं रन कर सकता हूँ। एट व्हिच टेम्परेचर? 40-50 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो हम बेहोश हो जाएंगे। 50 डिग्री में मैं रन करता हूँ मिड लेन। मैं 1 घंटा ट्रेनिंग, जैसे मैंने बताया मेरा 1 घंटे का ट्रेनिंग हर दिन रहता है। मैं 50 डिग्री में दिन में भी रन करता हूँ। तो दिन में क्यों रन कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं दिन में रन कर रहा हूँ, उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो मैं नाइट में रन नहीं कर सकता। तो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिन में रन करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट करके अगर मैं आया तो फिर दूसरे दिन में ही रन करना पड़ेगा। दिन में रन पड़ेगा, नाइट में तो नाइट शिफ्ट है, बॉडी को यूज टू करना पड़ता है। तो मेरा बॉडी 100% हीट एक्लिमेटाइज है। अच्छा। थ्रू आउट द स्ट्रेच, दुबई से दोहा तक का जो रन था बहुत मजेदार था। बहुत सारे लोग मिले मुझे, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने हेल्प किया। टू बी ऑनेस्ट, आई एम ऑन पॉडकास्ट एंड आई एम टेलिंग यू, ये लोग क्या है, ये जो बंदे थे ये सारे वर्कर्स हैं। तो हाईवेज पे क्या होता है ना, ट्रेलर पार्किंग स्पॉट्स बोलते हैं उसको। बड़ी बड़ी जो ट्रेलर होती है ना, तो ये लोग लंबी लंबी डिस्टेंस जाती है, 1000-2000 किलोमीटर जाते, तो इनको रेस्ट लेना होता है, कहीं पे तो रुकना होगा। तो गवर्नमेंट ने वहां पे बना के रखा हुआ है ट्रेलर पार्किंग स्पॉट्स। और ये सारे क्या डेजर्ट्स होते हैं? डेजर्ट्स होते हैं, हाँ, कुछ नहीं है कहीं आसपास, कुछ नहीं है, तो सिर्फ ट्रेलर पार्किंग स्पॉट है, वो मिडिल ऑफ द डेजर्ट। अभी वो ट्रेलर आया तो कुछ लोकल्स ने या कुछ बिजनेसमैन ने दिमाग लगाया, चलो यहाँ पे एक गाड़ियां रुकती है, हम भी अपना एक कुछ करते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने वहां पे रिपेयर शॉप खोल के रखा हुआ, गैराज, मोबाइल गैराज है, जो मतलब व्हीकल में ही सब कुछ रखा हुआ है। ठंडा पानी चाहिए, एक ट्रक में उन्होंने पानी डाल के रखा हुआ है। ठंडा नहीं, खाने का नहीं है, बस इतना सब चीज है। और फ्यूल चाहिए, एक डीजल का टैंकर लगा के रखा हुआ है। अच्छा। तो ये सब कौन ऑपरेट करते? ओनर तो कहीं और रहता है। तो ये वर्कर्स पाकिस्तानी थे, बहुत हेल्प किया मुझे, खाना दिया, रहने के लिए जगह दिया। उनके ट्रक में मैं एक नाइट पे सोया हूँ। अच्छा। हाँ, उनका अलग अलग ट्रक है, सब अपने अपने ट्रक में ब्लैंकेट दिया मुझे सोने के लिए। मैं वहां पे आराम से सोया। दूसरे दिन सुबह उठा, कड़क चाय, ब्रेड और चीज का वो बन दिया, बोला खाई सर आप। तो उनका वीडियो भी बनाया मैं, बहुत अच्छा, मतलब थ्रू आउट द जर्नी मेरा बहुत अच्छा था। सऊदी में जब एंटर किया तो पुलिस वाले ने देखा, बोला वेयर सियारा, वो अरबिक में बोल रहा है सियारा किधर, मतलब अरबिक में सियारा में गाड़ी किधर। अच्छा। मैं गाड़ी पे नहीं, मैं रन करते आ रहा हूँ, 494 किलोमीटर हो गया, मैंने वॉच दिखाया। ही वाज वेरी सरप्राइज। जो बॉर्डर के जो हेड ऑफ द इंचार्ज थे वो आए और उन्होंने अपने कैबिन में लेके गया, मेरा पासपोर्ट स्टैम्प किया, कस्टम क्लियर करवाया, बोला वी विल सपोर्ट यू, गो इन द व्हीकल। बोला नहीं सर, मैं व्हीकल में तो नहीं जाऊँ, मैं रन करूँगा। तो उन्होंने रन करते हुए मुझे सऊदी तक
एंटर करने दिया। फिर सऊदी में गया तो उधर भी पुलिस वालों ने पूछा क्या करो, सेम चीज, दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल। स्पोर्ट्स का मिडिल ईस्ट में काफी रिस्पेक्ट है। ओके। और इफ यू आर डूइंग स्पोर्ट्स यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। अच्छा। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं स्पोर्ट्स में, अगर कर रहे हैं कुछ अच्छा कर रहे हैं तो दे वांट यू टू डू स्पोर्ट्स, प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग चिल्ड्रन, यूथ, एडल्ट, बड़े बच्चों सबके अंदर में। तो सऊदी में भी कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ था। एक पुलिस वाले ने पूछा कि आपके पास पैसे हैं आप ले लीजिए। फिर मैं बोला नहीं मेरे पास, हाँ पैसे भी ऑफर करे। बोला नहीं मेरे पास सब कुछ है, मैंने अपने लिए रखा, मेरा क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, पासपोर्ट है, कैश भी है सऊदी रियाल, तो अगर मुझे चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। जस्ट आई नीड सम वाटर एंड सम प्लेस टू रेस्ट। 15-20 मिनट रेस्ट किया, फिर आगे गया तो आगे भी वैसे ही था कि नाइट में खाना खाने के टाइम में सऊदी स्टेट वाज वेरी प्लेफुल कि जो भी पेट्रोल स्टेशन है वहां पे एक रूल है। अच्छा। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चेक इन चेकआउट करना है वो पेट्रोल स्टेशन पे। क्यों करना है? बिकॉज अगला पेट्रोल स्टेशन कितना, ये गाड़ियों के लिए रूल है। तो एक इन पब्लिक है, जनरल गवर्नमेंट द्वारा सेट किया हुआ रूल नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं ऐसा कि व्हेनेवर यू सी अ पेट्रोल स्टेशन चेक इन चेकआउट, क्योंकि अंदर जाइए, पेट्रोल भरा लीजिए, टायर का हवा चेक कर लीजिए, कुछ खाने पीने का सामान, इवन इफ यू नॉट रिक्वायर्ड यू हैव जस्ट एक बार जाइए, पता हो सकता है कुछ चीज दिखने के लिए मिल ही जाए, कुछ करना है आपको तो वॉशरूम यूज कर लीजिए, बहुत सारी चीज। क्योंकि नेक्स्ट पेट्रोल स्टेशन कितनी देर बाद आएगा आपको पता नहीं, इसलिए बोलते हैं ये एक सेट रूल हम लोग द्वारा किया हुआ। प्रिवेंशन इज बेटर देन कहीं आप बाद में जाके फंस जाएगा। उससे अच्छा यहीं पे चेक कर लीजिए, हवा चेक कर लीजिए, पेट्रोल खत्म हुआ पेट्रोल फुल कर लीजिए। इस डेजर्ट में आपको कौन हेल्प करेगा? कोई नहीं हेल्प करने आने वाला। तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि मेरा फोन, मैं खाने के टाइम पे कोला गिर गया था तो फोन बंद हो गया था। तो मैं सऊदी में था और मैं 100 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ और रात का टाइम हो रहा था, 8 बजे, ठंड लग रही थी मुझे। तो और मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मुझे मॉनिटर करे कहाँ तक क्रॉस किया है, अगला स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है तो वो लोग गूगल मैप से मुझे बताते थे, 2 फ्रेंड। तो उसने मुझे बता दिया। उस समय तक मुझे याद था कि आगे एक जाके एक स्ट्रक्चर दिख रहा लेफ्ट साइड में रोड क्रॉस करके। तो मैंने वो माइंड किया हुआ था, तब फोन बंद हो गया, सब लोग परेशान हो गए। कतर में बहुत सारे लोग मॉनिटर कर रहे थे, दोहा में, सऊदी में नहीं, यूएई में, और मेरी वाइफ और वाइफ के फ्रेंड। डर भी लग रहा होगा, फोन बंद हो गया और बीच डेजर्ट में क्या हो जाएगा। तो फिर मैं वो पेट्रोल स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये 4th पेट्रोल स्टेशन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं वहां पे गया। आप गेस नहीं करोगे किससे मिला मैं? एक बिहारी लड़का था छपरा का। अच्छा। वो वहां पे काम करता था। तो बोला भैया आप क्या कर रहे हैं? तो बोला मैं कतर जा रहा हूँ यार। तो बोला अच्छा आप कतर जा रहे हैं तो कुछ खाना वाना? बोला मुझे रुकने का जगह चाहिए। तो उन्होंने बोला आप मेरे बेड पे सोइएगा, मैं दूसरे कमरे में जाके सोऊंगा। उन्होंने दाल, राइस, आलू और सीम का सब्जी बनाया। सीम मिल गया वहां पे। सुनिए तो सही, वो जाता है वीकली जाता है बाजार करने जाता है, तो वो लेके आता सब्जी भाजी सब लेके आता, फ्रिज में लगा रखा रहता है। उसने मुझे खिलाया वहां। मतलब होता ना कि सोने पे सुहागा हिंदी में कहा, वो हो गया मेरे लिए। तो मुझे खाना मिल गया घर का, और राइस तो मुझे ऐसे भी चाहिए, कार्ब चाहिए, मुझे रन करना है, तो वो मुझे दे दिया, दाल दे दिया, और ये घर का खाना मिल गया। मैं बहुत खुश हो गया। अभी भी मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, मैसेज करता है बंदे लोग, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। फिर बाद में फोन चार्ज किया ड्राई होने के बाद, फिर लोगों का मैसेज बहुत सारे आए हुए थे, बोला आई एम ओके। कुछ लोग कतर से सऊदी भी आ गए थे गाड़ी लेकर के मुझे खोजने के लिए कि ये बंदा किधर चला गया नाइट में, बट दे कुड नॉट फाइंड, क्योंकि फोन अभी भी ऑफ था। 1-2 घंटा उन्होंने सर्च किया, उसके बाद वापस चले गए। मैं लगभग रात को 11 या 12 बजे मेरा फोन ऑन हुआ था, 3-4 घंटे बाद। तो ऐसा था कि मैं दिन भर रन करता था नाइट में, जहाँ पे एक स्पॉट होता था वहां पे पकड़ के मैं सो जाता था। मेरा टारगेट ये होता था इवनिंग तक मुझे कोई स्पॉट खोजना है, वहां पे सोना। हाँ, और सऊदी जैसा जगह, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत रिलीजियस प्लेस है, इस्लामिक रिलीजन का, वहां पे मैं मस्जिद में भी सोया हूँ। और वहाँ के जो इमाम थे मुझे हेल्प किया, उन्होंने ब्लैंकेट दिया, वाईफाई दिया, चार्जिंग पोर्ट दिया, खाना दिया, पानी दिया, मतलब सोइए। बिकॉज उन्होंने देखा मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीज कर रहा हूँ, ये मतलब वो कभी देखा नहीं ऐसा उन्होंने कि ऐसा लोग करते हैं। तो मैं सोया, आई वॉज वेरी हैप्पी। इट वॉज, मैं अगर इसमें बोलूँ तो इंसानियत एक पहले होता है ओवर रिलीजन। मैं उसको बोला कि मैं आई एम नॉट मुस्लिम, कैन आई गेट इनसाइड? बोला हाँ आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप सोइए, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे बोला, फिर मैं ऐसे भी 4 बजे उठ करके अपना रन स्टार्ट कर दिया। फिर दूसरे दिन उनको थैंक यू बोल करके
और जैसे आप लोग बिल्कुल खाली डेजर्ट में दौड़ते थे, तो वहाँ कोई रिस्क नहीं था? वैसे यहाँ तो डर ही लगता है, ज्यादा सुनसान है तो कहाँ पे क्या क्राइम हो जाएगा, कौन अटैक कर जी देगा। जी। तो वैसा कुछ वहाँ सीन नहीं है ना? दोहा, सऊदी और यूएई में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मैं इस पे एक और भी पॉइंट करूँ गया से रिलेटेड। तो अभी मैं कुछ दिनों से गया आया हूँ, मैं गया में रन नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। तो मेरा बॉडी कॉल कर रहा है, रन क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, तो एक इंटरनल कॉल आ रहा है, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो पता नहीं, मैं रन करने निकलो, पीछे कुत्ते लग जाएंगे, स्ट्रीट डॉग्स लग जाएंगे। भाई तुम क्यों रन कर रहा, पहले मुझे काटने दो। तो ये चीज मुझे बहुत डर रहता है। मैं दिल्ली में भी रन नहीं करता हूँ। दिल्ली में मैं कभी भी अगर रुका हूँ एक दिन के लिए, नाइट पे आए और सुबह है गया की फ्लाइट, तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास रन करता हूँ, टर्मिनल के आसपास। वहां पे नहीं है डॉग्स। नहीं, और डॉग से भी और एक और चीज जो काफी हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, यहाँ पे काफी रनर्स हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, या तो शायद कहीं भर्ती होने के लिए कुछ हाईवे वगैरर पर करते हैं। बट ये तो बड़े सारे केसेस हैं, वे हैं जो कोई ट्रक मार दिया, गाड़ी मार दिया, कोई पकड़ने का जगह नहीं। यही चीज डर वहां पे भी था मेरे साथ, क्योंकि वहां पे मार्क्ड स्पीड ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो अगर गाड़ी की गवर्नमेंट ही बोल रही है कि 160 किलोमीटर पे चलाए, तो लोग उससे ज्यादा चलाते हैं। तो वहाँ आप कह रहे हैं कोई कैमरा था नहीं। तो एक चीज हुआ कि पुलिस ने मुझे बताया कि जब भी आप रन करें, रोड पे मत रन करिए। मतलब मैं क्या करता था, रोड का सॉलिड लाइन के अंदर में, जैसे रोड के अंदर भी एक लाइन बनी होती है जहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल पार्किंग होता है, तो मैं उस सॉलिड लाइन में रन करता था। तो उन्होंने बोला कि आप ऑफ रोड चाहिए, बालू में रन करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये गाड़ी वाले ना थोड़ा इधर उधर चलाते हैं, कुछ लग गया फिर दैट विल बी अ रिग्रेट फॉर लाइफ। तो मैंने ठीक है, तो मैं उनको फॉलो किया जो पुलिस ने बताया था, अबू धाबी पुलिस ने बताया था। तो मैं उनको फॉलो करके थोड़ा रोड से ऑफ रोड हो गया 10 मीटर अंदर, क्योंकि दोनों तरफ तो डेजर्ट ही है, कहीं पे भी रन कर लीजिए, बालू ही है। तो स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता था, बट सेफ है आप, क्राइम कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पे एक अलग ही डर रहता है लोगों के अंदर, कुछ क्राइम के पकड़े गए फिंगरप्रिंट्स या किसी चीज से, कोई भी चीज बता करके उनको अगर पकड़ो तो सीधा डिपोर्टेशन है, सीधा डिपोर्टेशन। हाँ, अपने देश भेज देंगे। वो वहां पे क्रिमिनल्स के लिए जगह नहीं है। यस, तो वो तुरंत ट्रैक कर लेंगे आपके फिंगरप्रिंट से। हाँ, फिंगरप्रिंट्स या कुछ भी मिस्टेक है, या आपके पास गाड़ी का नंबर है, सब ट्रैक हो जाता है, विद इन मिनट्स हो जाता है। आपने अगर फाइन कतर में किया है और गाड़ी लेके दुबई चले गया, दुबई में कोई फाइन कर दिया, रोड का कुछ फाइन हो गया, सिग्नल क्रॉस कर दिया, उसका फाइन लगेगा, कैमरा का फोटो आ गया, वो कतर गवर्नमेंट के ट्रैफिक में आ जाता है, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे नहीं कि भाग जाएंगे, उधर सिग्नल तोड़ के भागे तो यहाँ पे आ गए, पे करना। तो मतलब ट्रैफिक सिग्नल वगैरह वो रूल तोड़ने के लिए तो बस पे करना है, उसमें तो रिपोर्ट नहीं करते। नहीं करते, वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन शेयर होता है। ठीक है। और जैसे ये तो आपने बताया, और भी कोई रिकॉर्ड्स हैं जो आपने बनाए हैं? अभी तक फिलहाल तो नहीं। मैंने रिसेंटली अभी मैं अपने आप को एक्लिमेटाइज कर रहा हूँ, और मेरा फ्यूचर प्लान्स है कुछ करने का, जैसे एक 14 पिक्स करना है दुनिया में, 8000 मीटर्स से ऊपर जितने भी ऊंचे पर्वत हैं, मुझे उसको असेंड करना, क्लाइंब करना है मुझे। तो अगेन मुझे सपोर्ट चाहिए उसके लिए, मुझे स्पॉन्सर चाहिए उसके लिए, which I don't have. I'm still looking for it, and I'm still trying whatever I can do on my own level. I'm doing it. और कंसिस्टेंटली मैं अपने फिटनेस को मेंटेन कर रहा हूँ। ये सब चीज करने के लिए फिटनेस भी चाहिए। और जैसे अवार्ड्स, आपको किन किन अवार्ड से नवाजा गया है आपको? अभी तक अगर मैं बोलूँ तो हमारे इंडियन एम्बेसडर ने 2 बार मुझे फेलिसिटेट किया है। अच्छा, इंडियन कम्युनिटी में, और इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू से कतर में उन्होंने 2 बार अवार्ड मुझे दिया है। और मैंने एक और रन भी किया था जो मैं मेंशन करना भूल गया यहाँ पे। मैंने कतर के मैप के सरकमफ्रेंस पे रन किया है। ये भी एक क्रेजी चैलेंज था। सो फार 3 लोगों ने ही रन किया है ऐसा। एक कतारी एथलीट है, एक ट्यूनीशियन एथलीट है, और एक मैं। तो मैंने 528 किलोमीटर रन किया, 528.75 किलोमीटर इन 7 days 10 hours में। ये था गर्मियों के टाइम पे गया, 40 से 45-50 डिग्री के बीच टेम्परेचर होती थी टाइम टू टाइम, और खुद से नेविगेट करना, बिकॉज कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, सेल्फ सोलो। तो ये सब और मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरा क्लियर मैसेज है लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर, इवन
लोग सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया। नहीं, अभी स्पोर्ट्स करना है, कुछ भी करना है, एक्टिव रहना है लाइफ में। चॉइस इज योर्स, कैसे रहना है आपको, बैड और गुड। बैड और गुड, सही बात। तो वो अपनी चॉइस हो जाती है कि मुझे कैसे लाइफ स्पेंड करना है। लोग वो भी पास आउट हो जाते हैं जो बुरा करते हैं, और जो अच्छा करे वो भी पास आउट होते हैं। लेकिन चॉइस आपका है, आपको कैसे करना है। मैंने स्पोर्ट्स वाला तरीके पूरी लाइफ जीना है, हाँ, या लथार्ज, मतलब हाँ, क्या बोला जाए, डिपेंडेंट होकर के, या फिर लोग ये सोचते हैं सिक रहना। इतना एज हो गया तो मैं तो अब ये काम कर नहीं सकता, नहीं, बस करके लोग, और फिर आप जितना अपना शरीर को पुश कीजिएगा, आपका हाँ, शरीर मैं वही बोला ना, चलेगा, और उसको जितना बिठाइएगा वो बिल्कुल बैठ जाएगा। एग्जैक्टली, आवर ह्यूमन लिमिट्स आर हायर देन वी थिंक। तो हम कैसे किसी चीज को, लिमिट्स को क्रॉस करना, प्रैक्टिस करना है कंसिस्टेंटली। डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए कि करना है। सही बात। आज आपको मैं बताता हूँ, कोई भी स्पोर्ट्स में ना 90% मेरा मानना है, 90% स्पोर्ट्स तभी हो जाता है जब आप घर से बाहर निकल गए। 10% आप वहां पे स्पोर्ट्स कर रहे हैं। आप घर से ही नहीं निकल रहे तो स्पोर्ट्स ही नहीं हो रहा है। हाँ, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ये चीज नहीं होता। कल परसों ये होता है ना लोग, अच्छा मैं कर रहा हूँ। अगर मैं अब रनिंग से रिलेटेड कुछ और भी टिप देना चाहूंगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं दे सकता हूँ रनिंग से रिलेटेड। और क्या, जैसे आप रनिंग करते हैं तो और क्या टिप्स आप बच्चों को देना चाहेंगे? बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा, या यूथ है जो पुलिस में भर्ती के लिए या आर्मी में भर्ती होने के लिए 10 किलोमीटर का ट्रेनिंग लेते हैं। मैंने न्यूज देखा था, कुछ पलामू या गढ़वा में 10 किलोमीटर भर्ती में लोग गिर गए थे, मर गए भी 2 लोग। आप फाइंड आउट करिएगा, गूगल में रहेगा, ये पिछले साल की बात है। आप 10 किलोमीटर का रेस 50 मिनट में रन नहीं कर सकते, उसका कुछ कारण है, ट्रेनिंग। ठीक है, अचानक से 10 किलोमीटर आप नहीं रन कर सकते, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो बिल्डअप करना पड़ेगा, बेस बिल्डअप करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा शुरू कर जी, आप गर्मियों में गिर रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, उसका एक रीजन है, आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे, क्रैम्प हो जाता है। तो आप चलते चलते, दौड़ते दौड़ते गिर जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, तो वो क्रैम्प है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज इम्प्रॉपर हाइड्रेशन है, बॉडी में फ्लूइड नहीं है, तो मसल्स ड्राई हो जा रहे हैं, तो वो क्रैम्प, दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना, अगर कल आपको रन करना 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, आज प्रॉपर हाइड्रेशन करें। इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ये सॉल्ट है बेसिकली। तो बॉडी में सॉल्ट को पहले से प्री लोड करना होता है, पानी में 1 लीटर घोल करके आप पी लीजिए आज, वो कल आपका बॉडी यूज करेगा। रन करने से पहले 2 घंटा पहले पानी पीना है, ठीक है। अच्छा, पुलिस और आर्मी की भर्ती में वो लोग अलाउ नहीं करते पानी पीने के लिए, करेक्ट। तो ये सब पहले 1-2-3 दिन पहले से आप उस चीज को स्टार्ट कीजिए। एग्जैक्टली। जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं, ये जो जितिया करके व्रत होता है, जिसमें कि हमको बिल्कुल निर्जला, जैसे कभी 24 घंटे, कभी 48 आवर्स भी हमको पानी नहीं पीना होता है। तो बिफोर दैट हम लोग अपने आप को, बॉडी को तैयार करते हैं, नारियल पानी लेते हैं, 2-3 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं। तो ये हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं प्री लोडिंग। तो आप आज करिए और प्रीवियस डे में करिए, रेस डे में आपका बॉडी रेडी रहेगा। नींद बहुत जरूरी है। एक गुड स्लीप जो रहता है ना, बॉडी के मसल्स को रिपेयर करता है, टिश्यूज टूट जाते हैं। डेली आप रनिंग कर रहे हैं ना, तो बॉडी के जो टिश्यू है ना, पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या हो जाता है, आपको रिपेयर करना चाहिए। रिपेयर कैसे होगा? अच्छा नींद से होगा। रिपेयर कैसे क्या होता है ना कि जैसे अब कल रनिंग है, परसों लोग टेंशन में, लोगों को वो स्ट्रेस हर रनर को रहता है, वो स्ट्रेस हर रनर को रहता है। एक दिन पहले रनिंग छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कल रेस है और आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज रेस्ट डे, टुडे इज द रेस्ट डे। टेंशन में कई बार नींद इसको बोलते हैं टेपर डाउन करना, ट्रेनिंग टेपर डाउन करना, धीरे धीरे कम करते जाना रेस डे तक। रेस डे में अपना 100% देना, ठीक है। फिर आपको अच्छा जूता खरीदना चाहिए रनिंग के लिए, ऐसा नहीं कोई भी जूता पहन के, हाँ, बिकॉज वो जूते में टेक्नोलॉजी होती है, बाउंसी इफेक्ट देता है, आपके बॉडी वेट को कैरी करता है। अभी मैं कोई भी शूज लेता हूँ, रनिंग शूज, तो वो मैं 300 किलोमीटर पहनता हूँ पर मंथ। दो शूज में रिप्लेस। आजकल लोग जो फुल जेल सोल वाला आ रहा है, वो भी सही, वो उसमें जैसे कंपनी वाले तो कहते हैं एसिड का आता है कि ये स्ट्रेस आउट नहीं होने देता है, क्रैम्प्स नहीं पड़ने देता है। तो ये सब चीजें, क्रैम्प और ये चीजें दूसरी चीजों पे आ जाती है। वो आपकी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन वो यही वो आपको सपोर्ट करती है पेस के लिए, रनिंग के लिए। एंकल और मसल पे जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है, नी पे। तो ये सब आपको कैसे करना है? एक अच्छा जूता होना चाहिए। आप अगर रनिंग रियली स्टार्ट करें
तो थोड़ा पैसा जूते में इन्वेस्ट करना पड़ता। ठीक है। और अच्छा जूता लीजिए। मैं बेसिक चीजें जूते का नाम बताता हूँ। एडिडास का बोस्टन 12 आता है, एडिडास कंपनी का बोस्टन 12 गुड रनिंग शूज। इससे आप टेम्पो कर सकते हैं, इंटरवल्स कर सकते हैं, इससे लॉन्ग रन कर सकते हैं। अच्छा, अलग अलग शूज का यूज अलग अलग रन के लिए है। ऐसा नहीं कि हर शूज को पहन के हर रन कर सकते हैं। इंटरवल्स के लिए अलग है, ओके, वो क्योंकि वो फास्ट है तो उसके लिए अलग शूज मैं यूज करता हूँ। तो इसलिए एक रनिंग शूज अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा एक स्पोर्ट्स वॉच लीजिए। अच्छा, मैंने देखा है अब जैसे आप ये बता रहे थे कि शूज मतलब शूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो और आपने कौन सा होता है वो भी बताया आपने। हाँ। तो लेकिन यहाँ मैंने देखा है कई बच्चों को ना, जैसे उनको भर्ती के लिए पुलिस में या किसी में तो खाली पैर ही दौड़ते रहते हैं। नहीं, खाली क्या वो ऐसा सही है? आई थिंक ये सही नहीं रहेगा फॉर अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मीन्स नॉट फॉर रन इन अ लाइफ। कि बेयर फुट अगर आप रन करते हैं तो इससे बॉडी पे और हैमस्ट्रिंग पे असर पड़ता है। इन वर्स्ट केस इट कैन गो टू पैरालिसिस अटैक ऑल्सो। हाँ, तो क्योंकि ये सारे हमारे जो पैरों के नर्व्स है वो सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है। थोड़ा सा रन करना ही नहीं है, उसके बारे में भी पढ़ना, अपने शरीर के बारे में भी जानना। तो अगर आप रन करते हैं, ए गुड रनिंग शूज इज रिक्वायर्ड। थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है रनिंग शूज पर भी। अभी मुझे नहीं पता है कि पुलिस की भर्ती में या आर्मी की भर्ती में वो बेयर फुट या नंगे पाँव बोलते हैं रन करिए। आई डोंट थिंक सो कि वो लोग बोलते होंगे, पर यहाँ पे मैंने देखा है काफी लोग खाली ये इससे बैड प्रैक्टिस। मेरे हिसाब से एज ए रनर आपको एक अच्छे शूज में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपको अच्छा पेस मिलेगा, अच्छा नी और एंकल मिलेगा, बिकॉज द फर्स्ट थिंग विल गो इज नी एंड एंकल। हमने देखा भी है कि मतलब आमने भी रेगुलर पीटी ये होता है, पीटी वगैरह प्रैक्टिस वगैरह होता है जो उनको मॉर्निंग में रनिंग करना होता है। तो शूज तो ऐसे कोई बहुत अच्छे होते नहीं, तो ओवर द टाइम कई बार ना उनके नीज चले जाते हैं। तो वो इसलिए होता है बिकॉज आप डायरेक्टली रोड पे हिट करिए चाहे गलत जूता पहन के रन करिए, ये दोनों सेम चीज है। तो इसलिए एक रनिंग शूज अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा एक स्पोर्ट्स वॉच लीजिए। अच्छा, उसका एक ऐप अभी आज के डेट में हर लोगों के पास स्मार्टफोन है। स्पोर्ट्स वॉच का ऐप होता है जो आपके मोबाइल फोन पे इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो आप जो भी स्पोर्ट्स करते हैं और वो वॉच कंटिन्यूस आपके बॉडी के एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, कितने देर सोए, क्या स्ट्रेस लेवल रहा आपका VO2 मैक्स कितना है, आपने कितना स्वेट लॉस किया, आपका हार्ट बीट क्या है। तो ये ओवर द कोर्स ऑफ स्पोर्ट्स आपको मॉनिटर करते रहेगा। वीकली आपको डिटेल देते जाएगा कि आपने ये है। डेली भी ये लोग बताते हैं। ये जो ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये मॉनिटर करके आपको बताते जाता है कैसे इम्प्रूव करना है। वो आप खुद अगर आप स्पोर्ट्स रेगुलरली करें तो आपको पता होगा कि मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। आपका पेस क्या है वो घड़ी बता देगा, आप किस स्पीड से दौड़ रहे हो। इससे कोई जैसे मोबाइल्स में भी कहते हैं कि कई बार रेडिएशंस होती हैं, तो वॉच में तो ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, वॉच में कुछ नहीं है, बट अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल, आपके स्पीड, आपके पेस को मॉनिटर करती है, बट ये सब्सक्राइब्ड होता है, आपको पेमेंट करना होता है। जैसे एक कंपनी है, ये वूप आई हुई है, तो ये पर ईयर आई थिंक कुछ चार्ज करते हैं आपको। आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दे विल गाइड यू कि कैसे करना है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ एक नॉर्मल स्पोर्ट्स वॉच खरीदना, जो एक अच्छा रनिंग शूज करना। रनिंग शूज पे कोई कंपैरिजन नहीं, बिकॉज दिस इज योर लेग। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और स्पोर्ट्स वॉच इसलिए करना है बिकॉज आपको मॉनिटर करना आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। डेली बेसिस पे आप रन कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, आपकी क्या अप्स एंड डाउन है वो सब रिकॉर्ड होती है उसके अंदर। और ये कोई भी नॉर्मल स्पोर्ट्स वॉच में आ जाती है। जैसे आपने इतने रिकॉर्ड्स बनाए तो आपको काफी जगहों पे तो इनवाइट किया गया होगा। हमने देखा आपको रेडियो 107 FM कतर पे भी इनवाइट किया गया था। एक्चुअली कतर में मुझे सारे रेडियो स्टेशन पे सारे ही रेडियो स्टेशन पे इनवाइट किया। काफी फेमस है आप। रेडियो मिर्ची थोड़ा सा नॉट बहुत फेमस, रेडियो मिर्ची, फिर होला कतर, स्पेनिश रेडियो, इंग्लिश रेडियो, अरेबिक रेडियो, देन ऑलिव रेडियो, सारे रेडियो पे मैं जा चुका हूँ। कतर के नेशनल अरेबिक चैनल पे भी मेरा एक इंटरव्यू है टीवी पे। आपको जानते होंगे
स्पोर्ट्स फेडरनिटी कतर में मुझे लोग पहचानते हैं, जानते हैं कि ये एक लड़का है जो मतलब रन करता है, कुछ ना कुछ क्रेजी चैलेंज लेके आता है लाइफ में, और हर साल कुछ ना कुछ मैं ऐसा क्रेजी चैलेंज लेके आते रहता हूँ। अगले साल भी है, और मैं यहाँ पे उसका डिटेल देना चाहूँ। मैं अगले साल एक कनाडा में रन कर रहा हूँ। ये यूकॉन प्रोविंस में है, और ये टोटल 630 किलोमीटर रन करना है, -50 डिग्री में, -50 डिग्री में, सेल्फ सोलो। ये रेस है, ये रेस है, बट द ऑर्गेनाइजर विल गिव यू 2 डिवाइस। तो वो डिवाइस, पहला डिवाइस है वो लाइफ थ्रेट के लिए। अगर आपकी लाइफ थ्रेटेंड है, अगर आप लग रहा है कि आप जिंदा नहीं बचने वाले, प्रेस द बटन। अच्छा। It will alarm local authority, police, ambulance, including the race organizers. So the help comes in 2 hours. 2 घंटे में आपके पास हेलीकॉप्टर आ जाएगा, as per them. फिर दूसरा डिवाइस दे रहे हैं, जैसे आपकी टेंट टूट गई, खाने का सामान कहीं गिर गया, कपड़े गीले हो गए, and you still need and it is not a life threat. तो हेल्प कल आएगा। अच्छा। दूसरे दिन 10 बजे सुबह या दिन में आएगा। तो यू हैव टू वेट देयर? Yes, you have to wait. ये बहुत डेंजरस रेस है, बट आई बिलीव आई कैन डू इट बिकॉज माइलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम। आई हैव टू एक्लिमेटाइज द टेम्परेचर। तो आपने हाउ डिड यू मैनेज टू एक्लिमेटाइज? एक तरफ तो आप वहाँ इतना गर्म में, एंड एक तरफ आप ये कह रहे हैं एकदम एक्सट्रीम -50 में। मैं इसके लिए एक कैंप में जाऊंगा, 15 दिन में उसी कैंप में रहूंगा। अच्छा। और बॉडी एक्लिमेटाइज होगी उस टेम्परेचर। Immediately after the camp, there is a race. Okay. So that's how I'm gonna manage। कैसे स्टोव लिट करना है, खाना कैसे बनाना वहाँ पे, मुझे अगर खाना चाहिए, कुछ गर्म खाना चाहिए, माइनस टेम्परेचर है, मैं अपने आप को कैसे वार्म करके रख सकता हूँ उस टेम्परेचर में। हाइपोथर्मिया कैसे बचना है, हाइपोथर्मिया से, फ्रॉस्ट बाइट से कैसे बचना है। तो पहले भी आपने ये इतने लो टेम्परेचर पे कहीं किया है? मैंने अभी तक मैं 0 डिग्री तक मेंटेन कर सकता हूँ अपनी बॉडी को विदाउट एनी। कहीं गए हैं इस तरह से? नहीं, अभी तक नहीं, बट मैं सब 0 टेम्परेचर में अभी तक नहीं गया, बट अप टू 0 डिग्री में गया। अच्छा। और ये मैंने रिसेंटली इसी साल में मैंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया, लुकला एयरपोर्ट से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, जो ऑलमोस्ट 0 डिग्री 1 डिग्री। सो आई कैन मैनेज इन अ टी शर्ट। तो मेरा बॉडी हाइट और मेरा बॉडी 0 डिग्री टेम्परेचर तक एक्लिमेटाइज है। For sub-zero temperature, I have to go for a camp, which is scheduled in January. January 15 से मेरा वो scheduled है। So I will go for that 15 दिन। वही रेस विलेज में ही कैंप है। The area is called White Horse। तो उस एरिया में मुझे रहना, बॉडी एक्लिमेटाइज करेंगे। माइनस टेम्परेचर, अभी ऑलरेडी कनाडा यूएस में स्नोफॉल चल रही है, तो माइनस में कैसे रहना, कैसे आपको वाइल्ड एनिमल से बचना है। तो पोलर बेयर आ सकते हैं, एक गाय जैसी चीज होती है, उसको मूस बोलते हैं, विथ बिग हॉर्न एंड एवरीथिंग। तो ये पोलर बेयर अगर आपको एक दिख गया तो यू आर इन डेंजर, बिकॉज एट दैट टाइम ऑफ कोल्ड पोलर बेयर शुड बी हाइबरनेटिंग। ये लोग सोते रहते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर निकल के आया है मतलब वो भूखा है। ये एक चीज है। दूसरा चीज, मूज जो है वो डेंजरस एनिमल नहीं है, इट्स अ वेजिटेरियन एनिमल, बट यू हैव टू बिहेव लाइक ए बोल्ड टॉल इन फ्रंट ऑफ देम। डोंट रन अवे, डोंट शो योर बैक टू देम, दे विल किल यू। अच्छा। हाँ, विद देयर हॉर्न्स। हाँ, you don't have to show your back। टॉल स्टैंड करना है कि भाई आई एम हियर। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज है कि वोल्व्स हो सकते हैं, वो रहते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। कैसे टेंट के अंदर टेंट लगाना है, खाना अपना हीट अप करना है। तो देयर इज ऑलवेज अ न्यू एंड फर्स्ट टाइम, सो आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। अच्छा, जैसे आपने इतने साल से आप कतर में हैं, तो एक जैसे कतर में लाइफ कैसी है? हाउ इज इट? मतलब इज इट डिफरेंट? मतलब हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम गया और फ्रॉम इंडिया? मेडिकल फैसिलिटी जैसे आपने बताया कि एक मतलब आपने कॉल किया और वो पहुंच जाते हैं, यू डोंट नीड टू टेल देम। तो अदरवाइज ये तो हो गया कि चलो इमरजेंसी वाली बात है, लेकिन नॉर्मल डेज में कि आपको इजीली अप्रोचेबल है, या मतलब जैसे यूएस वगैरह में, यूके वगैरह में सुनते हैं कि मतलब काफी टाइम बाद मेडिकल फैसिलिटी मिलती है? नहीं, मेडिकल फैसिलिटी आई वुड से
इस और एजुकेशन वगैरह, एजुकेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे काफी हाई स्टैंडर्ड है. व्हेन यू गो फ्रॉम हियर टू कतर, तो एक उस पे यूट्यूब पे एक छोटा सा क्लीनलीनेस पे मैं देता हूँ एग्जांपल. तो कतर में जो लाइफ है वो तो काफी हाई क्वालिटी लाइफ है. एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि जो आपको सैलरी मिलती है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ दैट कंट्री, नॉट टू द इंडियन लाइफस्टाइल. If you compare, it is much higher, but you pay high rents, you pay high food prices, which is number one great food stuff you'll get. दूसरी चीज एजुकेशन भी बहुत अच्छी है. काफी सारे इंडियन स्कूल है, अमेरिकन स्कूल्स है, ब्रिटिश करिकुलम स्कूल्स है. अच्छा जी. तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स के बच्चे इंडियन स्कूल्स में पढ़ते हैं. और जैसे बिरला हो गया, पोद्दार स्कूल हो गया, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं वहाँ पे. भवंस पब्लिक स्कूल है. काफी इंडियंस हैं वहाँ पे, इसका मतलब. हाँ, इंडियंस ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास हैं कतर में. और स्पोर्ट्स वाइज मैं वहाँ पे भी रेडियो और टीवी में बोला हूँ कि जितनी फैसिलिटी कतर में स्पोर्ट्स के लिए दिया हुआ है और आप वहाँ पे रह रहे हैं, यूज इट. ये फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कोई पैसा नहीं पे करना. कहीं पे भी आप निकल जाइए, घर के बाहर रनिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, हर एरिया वाइज पार्क बने हुए हैं, बच्चों को खेलने का प्लेस है. यूज करिए इसको यूटिलाइज करिए अपनी सेहत के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए. बी सेल्फिश फॉर योरसेल्फ. कि स्पोर्ट्स करके हेल्थ के लिए आप कुछ सेल्फिश कर रहे हैं, तो दैट इज अ गुड पार्ट. सेफ्टी वाइज मैं बोलूंगा इट इज वन ऑफ द सेफ कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट, बिकॉज as a woman you can go outside in the middle of the night, no one will ask you anything, where are you going, who are you, why are you outside. अच्छा. Yeah, girls are walking in the night like 1 o'clock 2 o'clock, no problem. क्योंकि कॉर्निश एरिया है जो समुद्री हमारा ये जो कतर है वो पेनिनसुला है, बेसिकली सराउंडेड बाय 3 साइड्स बाय सी. तो जो सी फेसेस है वहां पर उन्होंने डेवलप करके रखा बैठने के लिए जगह बना हुआ, कॉफी शॉप्स है. यू गो आउटसाइड, नो वन इज आस्किंग व्हाई आर यू हियर. ओके. तो ये सेफ्टी में बहुत अच्छी चीज है ना. आप कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं या बाय वॉक जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, कोई आपको कुछ नहीं पूछ रहा. इट्स ए म्यूचुअल. सोशल लाइफ कैसी है? सोशल लाइफ जैसे यहाँ तो अभी शादियों का मौसम, इतने इनविटेशंस आ रखे हैं कि हम लोग रोज ही बाहर रहते हैं, तो उस तरह का वैसा कैसा सोशल लाइफ यू हैव टू मेक फ्रेंड्स. अगर आप जानते हैं तो यू कैन गो टू देयर प्लेसेस. अदरवाइज पीपल आर वेरी रिजर्व, अपना काम से काम मतलब रखते हैं. And you have to make friends if you really want to get into their culture. तो जो क्योंकि शादियों में जाना बहुत बड़ी बात होती है वहाँ की कतारी शादीज में, वेडिंग्स में, तो वो आपको जाने के लिए थोड़ा सा काफी क्लोज होना पड़ेगा. That is very very rare thing. मैं 15 साल में आज तक एक भी शादी में नहीं गया. Okay. I have Qatari friends but I never been there. अच्छा, मतलब they I think very particular, मतलब friends हैं but personal space में allow नहीं करते शायद. Exactly. कहीं ना कहीं ये कल्चरल रिमार्क्स भी मैं बोल सकता हूँ इसको कि when you are very close you will be invited. Not as a friend you can go anybody's wedding. यहाँ पे अच्छा जान पहचान है तो चलो शादी का कार्ड दे दिए. यहाँ तो एक को इनवाइट करो, बहुत सारे आ जाते हैं. वो चीज वहाँ पे नहीं है. आई थिंक कहीं ना कहीं ये गुड पार्ट भी है. सबका अपना पर्सनल स्पेस है. सेफ्टी वाइज के है, बच्चों के लिए है, काफी चीजें हैं जो आप अगर इन्वेस्ट करेंगे बच्चों के ऊपर तो दे कैन ग्रो अप टू द इंटरनेशनल लेवल. जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है वहाँ पे. जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है. अगर कोई ट्राई कर रहे हैं यहाँ से तो आई वुड रिकमेंड नॉट गो ऑन द लोअर लेवल कुछ, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती है ना कि लोग लो लेवल पे जाते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं. मैं इस पे भी पॉइंट करूँगा, काफी लोग लेबर गए, वर्कर्स काम कर रहे हैं, 1000 रियाल काम कर रहे हैं, विच इज वेरी लेस. उतना तो मैं यहाँ पे काम करके कुछ कर लूंगा, पैसे कमा लूंगा. नहीं, ये तो एक चीज, एक वो भी पता नहीं कहीं ना कहीं क्या है, बिकॉज अपने शहर में काम करने में उनके, यही दिल्ली में जाके उतना ही उससे कम सैलरी में काम करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे. उसका एक रीजन मैं बताता हूँ. क्योंकि अगर कतर में जाते हैं, कहीं ना कहीं पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में लोग जाते हैं तो दे आर स्टक बिकॉज ऑफ द ब्रोकर्स. तो कुछ ब्रोकर्स इंडिया में हैं जिनके पास वीजा होता है उस कंपनी के थ्रू से, विल हायर 100 पीपल. ये बंदे जो इंडिया के हैं कुछ पैसे देते हैं उनको, 1,50,000 या 1.5 लाख, जो भी कुछ पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं. इनको कुछ प्रोमिस करते हैं कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, बट एक्चुअल रियलिटी कुछ और हो जाता है.
तो वो फंस जाते हैं बेचारे। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम लोग स्किल्ड लेबर हैं, इंजीनियर, वी आर इंजीनियर्स, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। आप नहीं रखे कोई बात नहीं, आई हैव 100 जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड, आई हैव यूरोपियन लाइसेंस, मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ, पृथ्वी पे कहीं पे भी जॉब कर सकता हूँ। तो एक ऐसा क्वालिफिकेशन रखिए जो आपको वैल्यू दे, आपका जॉब प्रोफाइल कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, है ना। किसी भी चीज में डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक माइंडसेट बिल्कुल बहुत जरूरी है। जैसे आजकल बच्चों का बहुत ज्यादा माइंडसेट ये हो गया है कि बिजनेस करना है, जॉब नहीं करना, किसी के नीचे जॉब नहीं करना, बिजनेस करना है। बट मुझे लगता है कि ठीक है, आपको जो करना है, बिजनेस करना है, जो करना है, बट एक बेसिक डिग्री आपको चाहिए। हाँ, क्वालिफिकेशन तो चाहिए, क्वालिफिकेशन एज अ मस्ट। अभी अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आपको हंसी भी आएगी, कुछ लोग बैग्स कैरी करके रखे हुए हैं बट उस पर कुछ गलत चीज लिखा हुआ है, बिकॉज उनको पढ़ने नहीं आता है वो क्या लिखा हुआ और क्या कैरी करके घूम रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे से एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। और ऐसे नहीं, अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपके सोचने का तरीका, बच्चों को मैं बताता हूँ कि पढ़ो, मेरा एक मैसेज ये भी, एजुकेशन फॉर ऑल, सारे बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज जो हमारा जो यूथ है उसके लिए आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि एक बेसिक एजुकेशन आपको करनी चाहिए। अगर मैं एज एन एडल्ट और मैं अभी वर्क कर रहा हूँ और मैं एज एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर, अगर मुझे कोई बोले कि तुम अभी जाके पढ़ाई करो, तो आई एम स्टिल वांटेड टू लर्न फिजिक्स। मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, मुझे फिजिक्स पढ़ना है, स्पेस की पढ़ाई करनी है, लेकिन आई कैनॉट गो दैट वे नाउ, ना आई एम टोटली इनटू स्पोर्ट्स। तो मैं सारे यूथ को, बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, पढ़ाई करिए, साथ साथ में स्पोर्ट्स भी करिए। एक क्लियर रखिए, माइंड क्लियर रखिए कि मुझे क्या करना है, कौन से फील्ड में मुझे जाना है। और स्पोर्ट्स तो जरूरी है, क्योंकि आपकी निगेटिविटी को, बैड एनर्जी को, बहुत सारे लोग आपके बारे में बैक बेंचर्स रहेंगे जो आपके बारे में गलत बोलेंगे, लेकिन आप सुन भी लेते हैं तो आपको खराब लगता है। तो उसको कैसे चेंज करना, आपके मूड को कैसे चेंज करना है, लाइट अप कैसे करना है, स्पोर्ट्स करना, बैडमिंटन खेलिए, कोई लाइक माइंडेड फ्रेंड्स फाइंड आउट किए जो मेरे साथ स्पोर्ट्स करेगा, जैसे फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, या चलो रन करने चलते हैं, साइकिल कर लिए। तो ये सब चीज, एक स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। वो जो होता है ना, बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट टू फेम, ये नहीं होना चाहिए। अगर सब लोग एक ही चीज करने लगे तो दूसरा प्रोफाइल में कौन जाएगा, डॉक्टर कौन बनेगा, पुलिस कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, ऑफिस में कौन काम करेंगे, टीचर कौन बनेंगे, इन्फ्लुएंसर्स बन जाओ, लेकिन जब सब कोई वही करेंगे तो हाँ, बाकी प्रोफाइल में कौन रहेंगे। ये भी नहीं है कि इन्फ्लुएंसिंग करना इतना आसान है, इतना आसान, उसमें भी टाइम लग रहा है, वीडियो एडिटिंग करना पड़ रहा है, उसमें भी टाइम देना पड़ा, म्यूजिक सेलेक्ट करना पड़ा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तो दिमाग का क्रिएशन का कुछ तो करना पड़ रहा है, लग रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप करें, आपको जो अच्छा लगता है करें, बट फोकस रहे अपने गोल की तरफ भी, पढ़ाई करें और स्पोर्ट्स करना बहुत जरूरी है। मैं एक मैसेज है मेरा, स्पोर्ट्स करना। बहुत सारे लोग आपको लेवल अप नहीं करेंगे, बट इफ यू आर विलिंग टू डू, आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। बहुत सारी स्टोरीज आपको न्यूज में, यूट्यूब पे, गूगल में मिल जाएगा कि लोग खुद से ऊपर बढ़े। एक एग्जांपल और मैं दूंगा, एक निम्स दाई करके, निर्मल पुरजा करके बनता है, उसका नेटफ्लिक्स पे मूवी आया है, अच्छा, आप उनका देखिएगा, वो नेपाली बनता है। अच्छा। ही वाज एक्स रॉयल मिलिट्री यूके का, नेपाली नेशनल है बट यूके का, हाँ, नेपाल के हैं वो। निर्मल पूजा मेरे एज के ग्रुप के होंगे, 38-40 इयर्स एज होंगे वो बंदा 50 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। ओ माय, 50 बार। वो एक कंपनी रन करता है, जब उसने पहली बार स्टार्टअप किया था एवरेस्ट चढ़ने के लिए, तो घर बेच दिया था अपना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। आज की डेट में वो $multi-million का कंपनी में वो खेल रहे। तो कोई भी स्टोरी छोटा चीज से स्टार्ट होता है। आपको स्पोर्ट्स करना है तो करना है, मैसेज क्लियर है, डेडिकेशन होना चाहिए, विश्वास रखना अपना, बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं कर सकता हूँ। अगर बिलीव ही नहीं रहेगा तो आगे ही गिव अप कर देंगे लोग। अगर आपको लगता है कि मैं क्रिकेट में अच्छा कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, करिए, फुटबॉल में कर रहे हैं, करिए, बिलीव होना चाहिए अपने आप पे, और डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट होना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, लेकिन उसको ओवरकम करके, थोड़ा साइड करके 1 घंटा अपने आप के लिए टाइम निकालिए स्पोर्ट्स करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी, हमारे शो में आने के लिए। आपने काफी हमारा ज्ञानवर्धन किया और मतलब बहुत सारी चीजें हमें बताई। थैंक यू सो मच।
आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको पॉडकास्ट पे आके। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा एपिसोड देखिएगा, काफी कुछ मिलेगा देखने को आपको। धन्यवाद। जय हिंद।